तो अभी आप क्या ईओएम मैनेज करते हो? 1200 करोड़। आज के हमारे गेस्ट है बालाजी वैद्यनाथ, नफा एसेट मैनेजर्स के को-फाउंडर। आज हम उनसे समझेंगे कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग फिलहाल क्यों रिस्की हो सकती है और क्यों सिलेक्टेड स्मॉल कैप्स इस समय बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो पीएमएस से आपने जो बताया, जहाँ पर आप 1200 करोड़ मैनेज करते हो, तो उस पे क्या परसेंटेज सीएजीआर रहा है? जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है इमर्जिंग ब्लू चिप प्रोडक्ट, उसका जो सीएजीआर है 19 to 20% ऑन अ 10 ईयर फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट। वाओ, 100 to 150 इंटरनेशनल कंपनीज ट्रैक करते हो एंड उनके कॉन कॉल अर्निंग्स पढ़ते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कंपनीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कंपनी था वर्लपूल, जो एज एन एमएनसी। जब वर्लपूल इंटरनेशनल का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, एशिया पैक नंबर इतना खराब आया, तो मैंने जाके व्हाट इज इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ एशिया पैक जाके देखा, इट वाज 70%। हर 2 कार में से 1 कार में सनरूफ है। आप बताइए, इंडिया में आप सनरूफ रख के क्या करोगे? चेन्नई में तो 3 टाइप का वेदर होता है, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। क्या जरूरी है आपको सनरूफ? Interesting article again that you had written. I think you'd studied some affidavits of 7,000 plus politicians and उस पर से आपने ये स्टडी निकाला था कि only 1% of their wealth is in stocks or mutual funds. 99% is in land, real estate or other asset classes. This same number for US politicians, more than 50% of the wealth of the politicians was in stocks or mutual funds. Our netas still don't know that the power of Would you agree with this fact कि निफ्टी 50 में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए because of the flaws in the index? correct. So for people who don't know about you and for them who are watching you for the first time, तो आप उनको introduce कैसे करोगे? Someone who's born and brought up in Chennai, did the education in Chennai, and straight away got into the field of finance. Started my career with Kotak Securities, जहाँ पे मैं 6 महीने के लिए नौकरी कर रहा था। वहाँ पे डीलर बोलते हैं, डीलर या ट्रेडर। तो वहाँ पे 6 महीने का रिटेल ब्रोकिंग में काम किया। देन उस टाइम पे 2023 के एंड में सुंदरम थोड़ा रिसर्च लोग ढूँढ रहे थे। उस टाइम पे साउथ में सिर्फ़ काफ़ी 2 म्यूचुअल फंड थे, सुंदरम और टेम्पलटन। सुंदरम थोड़ा फ्रेशर्स को ढूँढ रहे थे उस टाइम पे, तो मैं अप्लाई किया और थैंकफुली मुझे वहाँ पे नौकरी मिल गया एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, जहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहा था। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट इन सुंदरम। एंड सुंदरम का ये एक अलग-सा एक यूनिक जो चीज़ है, वहाँ पे जो एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 2003-4 करीबन उस टाइम पे 60% जो इक्विटी एसेट्स स्मॉल एंड मिड कैप में थे। बट जो उस टाइम पे जो भी लीडर्स थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उनका करीबन 60%, 60-70% लार्ज कैप में रहेगा। ओनली 30-40% मिड एंड स्मॉल में रहेगा। इधर उल्टा था। तो अभी जो ये जैसे डिपस्टिक रिसर्च लोग करते हैं और हर एक कंपनी को इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, मैनेजमेंट को जाके मिलते हैं, प्लांट को विज़िट करते हैं। ये सब चीज़ें अभी जो नॉर्मल हो गया, अभी जो इट्स नथिंग यूनिक, बट उस टाइम पे वो बहुत यूनिक था। क्योंकि टॉप 30-40 कंपनीज़ के अलावा आपको ये मैनेजमेंट मीटिंग या रिसर्च कवरेज या सेल साइड का जो रिपोर्ट है, वो सब कुछ मिलता ही नहीं था। तो एंड अपना एईएम 60% वाज़ इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग ही था। जब मेरे बॉस के साथ जब मैं काम कर रहा था, यू हैव टू वेट योर हैंड्स एंड डू द एंटायर थिंग योरसेल्फ, ट्राई राइट टू द कंपनीज़, बोर्ड लाइन पे फ़ोन करके कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी को पूछ के, सीएफओ या किसी से मीटिंग रिक्वेस्ट करके, वो एक अलग ज़माना था उस टाइम पे। और कॉन कॉल्स वगैरह उतना कॉमन नहीं था, तो यू हैव टू डू इंक्रीज़्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जो बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। इस ज़माने में तो बहुत dwindle हो गया इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज़्यादा था, व्हिच वाज़ बोथ एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज। सो दिस वाज़ देयर टिल अबाउट 2009। 2009 के बाद सुंदरम में अल्टरनेट्स का एक डिवीज़न था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़। वहाँ पे शिफ्ट हो गया मैं और वहाँ से 2009 से लेके अब तक
मैं पूरा अल्टरनेट्स में ही हूँ एक्चुअली। सो आई एम मैनेजिंग बोथ पीएमएस एंड एआईएफ। तो अभी आप क्या ईओएम मैनेज करते हो? करीबन 1000 1200 करोड़ बोल। ओह वाओ! लवली। तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली आपके रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप 100 टू 150 इंटरनेशनल कंपनीज़ ट्रैक करते हो एंड उनके कॉन-कॉल अर्निंग्स पढ़ते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कंपनीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वरुण बेवरेजेज़ में इन्वेस्ट करना है तो आप पेप्सी का कॉन-कॉल अर्निंग्स पढ़ोगे एटसेट्रा। तो आप बताओगे कि ये आप क्यों करते हो एंड एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू कैसे ये करने से हेल्प हुआ है टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज़? कुशल, जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ड्विंडल हो गया। मार्केट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट एफिशिएंट जो बोलते हैं ना, तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन एज नहीं है। पब्लिक के पास पूरे चीज़ें हैं। जहाँ पे भी आपको एक तो छोटा-सा भी चांस मिलता है, तो छोटा-सा एज मिलाने का चांस, मैंने सोचा कि ये इंटरनेशनल कंपनीज़ ट्रैक करने से थोड़ा आ सकता है। मतलब ज़्यादा के ज़्यादा जो एमएनसी कंपनीज़ इंडिया में लिस्ट हुए हैं, उनमें से बहुत सारे कंपनीज़ बात नहीं करते हैं, फॉर वेरियस रीज़न्स। वो उस टाइम पे लिस्ट हुए थे, अभी तक वो लिस्टिंग फेज़ में ही हैं, बट 75% क्लोज़ली हेल्ड है। सिर्फ़ 25% पब्लिक फ्लोट है। और वो उनका जो ग्लोबल बैलेंस शीट से ये मेबी इट यूज्ड टू बी अराउंड 1-2%, मेबी नाउ इट्स 4-5-6%। तो ज़्यादा बातचीत नहीं होता। एंड इवन इफ दे टॉक, बहुत सुपरफिशियल होता है। बट यही जो कंपनीज़, उनका जो पेरेंट है, वो इतना सारा लंबा-लंबा डिटेल्स देता है। कंपनी के बारे में देता है, टेक्नोलॉजी के बारे में देता है, कौन-सा इकोनॉमी क्या क्या करता है, उसका क्या प्लान्स है। तो क्वेश्चन पेपर वहाँ लीक हो रहा है, ठीक है? तो पेप्सी का जो रिज़ल्ट है इंटरनेशनल में, वो 4-5-6 दिन पहले ही आ जाता है, बिफोर वरुण बेवरेजेस रिपोर्ट्स द नंबर। एंड वहाँ पे ना कभी-कभी वो मेंशन करता है कि एशिया में इतना हमारा ग्रोथ है और इंडिया परफॉर्म्ड वेल, इंडिया में इतना ग्रोथ हुआ है। तो दैट्स अ फेयर इंडिकेशन कि क्या आने वाला है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक कंपनी था व्हर्लपूल, व्हिच वाज़ एन एमएनसी एंड इट वाज़ हैविंग अ टफ टाइम, मतलब ऊपर-नीचे हो रहा था कंपनी में। तो ये इंटरनेशनल कंपनी जब ट्रैक करते हैं ना, क्या होता है कि जब व्हर्लपूल इंटरनेशनल का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, एशिया पैक नंबर इतना खराब आया, मतलब बहुत खराब आया। तो मैंने जाके व्हाट इज़ इंडिया एज़ अ परसेंटेज ऑफ एशिया पैक जाके देखा, इट वाज़ 70%। मतलब ये सीधा इंडिया का ही रिज़ल्ट है, ठीक है? तो इंडिया का ही रिज़ल्ट इतना खराब आने वाला है। तो तो व्हाट शुड यू डू? द राइट वे टू डू इज़ यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। Then we had to prune our positions in Whirlpool and move forward. And just as was expected, the results were very suboptimal, and the stock price reacted accordingly. So this gave us a marginal edge. Similarly, a lot of these companies are now taking India seriously. इंडिया को तो अभी थोड़ा सीरियस लेते हैं। तो हमने भी एक ग्लोबल बोर्ड रूम चार्टर करके बिज़नेस लाइन में हर संडे को अ, देखिए, वैसे भी मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ जो बोलते हैं ना, उसका तो कवरेज तो बहुत लंबा होता है। सब सब लोग कवर करते हैं, मेटा और फेसबुक और एप्पल, अल्फ़ाबेट, उसका कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या एक ऑटो कॉम्पोनेंट कंपनी जिसका $20 बिलियन का मार्केट कैप, $50 बिलियन का मार्केट कैप, $80 बिलियन का मार्केट, इनका कवरेज थोड़ा अंडर द रडार। बट ये लोग भी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम थोड़ा-सा इधर नया प्लान बना रहे हैं। मेक इन इंडिया हो रहा है कि नहीं, चाइना प्लस वन हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इनका जो कमेंट्री बोर्डरूम के अंदर इनका क्या बातचीत हो रहा है, इनका क्या कमेंट्री आ रहा है, उससे देख के वी गेट सम कॉन्फिडेंस कि ये हो रहा है कि नहीं। मतलब ये टॉयज़ सेगमेंट में हैसब्रो करके एक कंपनी, वो लिस्टेड है। मतलब इंडिया में लिस्टेड नहीं है, यूएस में लिस्टेड है। वो एक्सप्लिसिटली बोला है कि मैं चाइना में बंद कर रहा हूँ और इंडिया में शुरू कर रहा हूँ। ये एक्सप्लिसिटली बताया। तो वी मेक इट अ पॉइंट कि एवरी क्वार्टर 50 से लेके 100 कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ भी नहीं है तो ब्रेड्थ दिखा के क्या-क्या वो चीज़ें बोल रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसमें से क्या इनसाइट हम ले सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में एक्शनेबल क्या है, वो थोड़ा-सा
इंसाइट और कन्विक्शन देता है। बट एक बात बताओ, जैसे वर्लपूल के केस में, वर्लपूल एक इंटरनेशनल कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है इंडिया में। तो दिस इज़ ट्रू वेयर यू कैन मेक मनी, जहाँ पर लेट्स से एक इंडिया में सब्सिडरी है और मेन कंपनी बाहर है। बट व्हाट अबाउट लेट्स से कंपनीज़ जो जिनकी सब्सिडरी इंडिया में नहीं है, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या बोल रहे हैं, उसका अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के आप क्या इन्फर करते हो? वो सब भी आप कर पाते हो वेयर सब्सिडरी इज़ नॉट डायरेक्टली इन इंडिया? सी इनडायरेक्टली भी आपको इनसाइट मिलता है ना। सो फॉर एग्जांपल लाइक ओटिस एलिवेटर इज लिस्टेड outside, right? So they have a strong presence in India, but they are not listed. But they give Asia Pac का मार्जिन देते हैं लोग। सो मार्जिन प्रेशर, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज में मार्जिन प्रेशर होता है या नहीं होता है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ें आपको बहुत इनसाइट मिलता है ये सब कंपनीज ट्रैक करने से। एंड व्हाट अबाउट हिताची आल्सो? आई थिंक हिताची का भी आपने ऐसे ही कुछ इन्फ्लुएंस किया था, राइट? अ, एक चीज़ है इसमें, जैसे कि अभी हमारा जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ब्रिटिश एरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोलार और विंड को बहुत आप अंदर डाल रहे हो। एंड सोलार एंड विंड जो है वो इंटरमिटेंट, वो सबको पता है कि वो जब अ, अ, सूरज नहीं है तो सोलार का जनरेशन कम हो जाता है, विंड नहीं है तो विंड का जनरेशन भी कम हो जाता है। तो 2 एग्ज़ाम्पल था जहाँ पे वो लोग मैसिव स्केल में सोलार एंड विंड इम्प्लीमेंट किए थे। वन इज़ कैलिफ़ोर्निया और दूसरा है जर्मनी। ये 2 कंट्रीज़, जो कंट्री नहीं है, कैलिफ़ोर्निया कैन बी अ कंट्री बाय इटसेल्फ। California and Germany, they implemented this renewables in a huge scale, and there were some issues. It was ironical and funny at the same time because California में दोपहर के टाइम में वो सोलार का जो डिमांड वो कम हो जाता, बट बिजली ज़्यादा, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जब लोग शाम को काम खत्म करके घर में जाते हैं तो उनका ईवी कार को चार्ज में डालते हैं। उस टाइम सोलार का प्रोडक्शन कम है बट डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो एनर्जी पार्लेंस में इसको नेगेटिव प्राइसिंग बोलते हैं। तो जब जब वो बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम पे वो नेबरिंग स्टेट नेवाडा को बेचता है एट अ नेगेटिव प्राइस। नेगेटिव प्राइस मतलब? नेगेटिव प्राइस मतलब फ्री में देते हैं, अच्छा। और नेवाडा हैज़ टू, और कैलिफोर्निया हैज़ टू पे नेवाडा टू टेक द पावर। ओह! ओके। एंड इन द टाइम्स वेयर व्हेन द पावर वाज़ एक्चुअली नीडेड, they went and bought power from Nevada. California had to go and buy power from Nevada. This thing happened 3-4 years back. And Germany also, जब जापान में वो फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ था 2011 में, जर्मनी ने एक कॉल लिया कि हम कंप्लीट 100% न्यूक्लियर बंद कर देंगे, पूरा हम सोलर और विंड पे चले जाएँगे। एंड जर्मनी का भी ये ट्रांसमिशन इश्यूज़ आ गया। तो ये जो कंपनी नाम आपने बताया हिटाची, ये मतलब ये कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है। ऐसे नहीं है कि मतलब 100 प्लेयर है इसमें। इसमें सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं। हिटाची है, जी वर्नोवा है, सीमेंस है। सो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर 10,000 करोड़ का कैपिटल है, मैं जाके वो धंधा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज़ इसमें थोड़ा मोट भी है, एचवीडीसी जो करते हैं ना ये लोग, इसमें थोड़ा मोट रहता रहता है। क्या होता है, सो थोड़ा डीप डाइव करोगे? सो एचवीडीसी एंड क्या मोड बेसिकली होता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, हाँ। जहाँ पे आप सोलर पार्क्स जो है, सोलर पार्क्स जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आर जनरली वो जो एरियाज़ में आता है जहाँ पे सूरज का ब्राइटनेस बहुत है और बारिश बहुत कम होता है। इंडिया में तो सिर्फ 2 ही स्टेट इसमें क्वालिफ़ाई होगा, वो गुजरात है और राजस्थान। तो काफ़ी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क्स गुजरात और राजस्थान में वो इंस्टॉलेशन हो रहा है। मगर बिजली आपको मुंबई में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, हैदराबाद में चाहिए, ठीक है? तो वो बिजली को बिना ट्रांसमिशन लॉस से आपको, समझ लीजिए खावड़ा, खावड़ा इज़ अ प्लेस इन गुजरात, वहाँ से लेके इधर तक लेके आना है। मतलब 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जो भी है, वो जो प्रोजेक्ट करना उतना आसान नहीं है। With very, very little transmission loss. That is what HVDC is capable of. And they are also into this SCADA dashboards. जब फ्लडिंग होता है, यूएस में हरिकेन्स तो बहुत
कॉमन है। जब हरिकेन्स होता है, वो पावर लाइन सब काट जाता है और पावर रेस्टोरेशन के लिए कभी-कभी 48 आवर्स होता है, 72 आवर्स हो रहा था एक ज़माने में। तो ये डैशबोर्ड टेक्नोलॉजी आने के बाद अगर 10 ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपको पता चल जाता है, कौन-सा ट्रांसमिशन लाइन में इश्यू है। पहले आपको मैनुअली लोगों को बेच के वहाँ से देखना पड़ेगा, हर एक ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं है और उसके बाद रेक्टिफिकेशन होता है। ये सब टाइम ज़्यादा लगता है। नाउ हरिकेन आता है, फ्लडिंग होता है, तो आपको वो जो रेस्टोरेशन ऑफ पावर जो है, वो तुरंत हो जाता है। सो दैट इज़ दिस होल कॉन्सेप्ट एंड इसमें सिर्फ़ 3 ही कंपनी दुनिया में करते हैं एंड हिटाची में एक चीज़ था, जब मैंने एक पब्लिकली भी मैंने ये प्रेज़ेंट किया एक कंपनी तमिलनाडु इन्वेस्टर्स एसोसिएशन में पिछले साल। अ, ये 100 पीई का कंपनी कुशल, ठीक है? तो 100 पीई का कंपनी प्रेज़ेंट करना तो आप निफ्टी का तो पी सिर्फ़ 20-21 में था और मिड कैप पी मतलब 27-28 टाइम्स के आसपास कुछ था। 100 पीई कंपनी। तो हिटाची का पैरेंट हिटाची जो टोक्यो में लिस्ट हुआ था ना, टोक्यो मतलब जापान क्या है? जापान इज़ डी-एजिंग आई मीन पॉपुलेशन, डी-ग्रोइंग पॉपुलेशन, लेबर फोर्स जो है वो श्रिंक हो रहा है, ओके? उसमें से कुछ ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है। ऐसे एक मार्केट में जहाँ पे निक्के का पी 12, 13, 14 के आसपास है, निकेई वो जापान का निक्के इंडेक्स है। जापान का इंडेक्स हुँ, इंडेक्स पी बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पे हिटाची का पी करीबन 35-40 के आसपास था। आप समझ रहे हो मेरी बात? हुँ, इतना एक्सपेंसिव स्टॉक डेवलप्ड वर्ल्ड में था। मतलब इसमें तो कुछ तो होगा ना। करेक्ट। तो इसलिए इसके अंदर डीप डाइव करके हमको पता चला कि ऐसे इसको एब्सोल्यूट पी देखने का एरर हो सकता है। इफ यू कंपेयर एंड से दैट इट्स ओनली 100 पी, ये इंडिया में 100 पी है, जापान में 40 पी है, तो कुछ तो है। देन वी अंडरस्टूड कि ये ऐसे चीज़ें जो कर रहा है वो नॉट एवरीवन कैन डू। सो दैट इज़ व्हाट लेड अस टू दिस। सो एक बात बताओ, तो जापान में 40 का पी है, इंडिया में 100 का पी है। तो दोनों जगह एक्सपेंसिव है ना ये, दोनों जगह ओवर वैल्यूड ही है, राइट? तो जापान में 40 का पी, तो इससे आप क्या इन्फर कर पाए एंड इंडिया में आप क्या देखा? बिकॉज़ वहाँ पे भी उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा था। हुँ, हिटाची जापान वो जर्मनी में ऑर्डर विन कर रहे थे। जर्मनी का बैकयार्ड सीमेंस जो है, सीमेंस इज़ जर्मनीज़ बैकयार्ड बेसिकली। वो जर्मनी के बैकयार्ड सीमेंस जहाँ पे है, वहाँ पे हिटाची जाके $2 बिलियन का ऑर्डर जीत जीत के आया था। नॉर्थ जर्मनी से साउथ जर्मनी तक विंड पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ये इतना आसान चीज़ नहीं है। So, which means that they are having something really unique, which is not replicable so easily. So that gave us the confidence that we need to be owners of this particular business. भले ही इसका 100 का पी है फिर भी। हुँ, उसके बाद अर्निंग्स भी इतना ग्रो किया हुँ। कि स्टॉक अभी डबल ट्रिपल भी हो गया और फिर भी अभी 100 पी में है। अच्छा, अभी भी 100 के पी पे ही है। ओके। एंड अर्निंग्स डबल ट्रिपल कर दिया, तो अभी जैसे ये इंडस्ट्री में आप ऐसे भी कंपेयर करते हो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या पी है एंड इसका अर्निंग्स अभी जैसे आपको लगा डबल ट्रिपल कर लिया, तो अभी भी एट प्रेजेंट आपको क्या लगता है कि ये लेवल से भी और डबल ट्रिपल हो सकता है, तो वो आप कैसे एनालाइज करते हो? देखिए इसमें क्या है कि क्या ये कंपनी जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो कर सकता है? आंसर इज़ येस। नॉमिनल जीडीपी करीबन 10% 11% का ग्रोथ आ रहा है। वहाँ से इट इज़ दिस कंपनी इज़ probably growing at 50% per annum. That is almost 5 times that of the nominal GDP growth of the country. And nominal GDP growth का जो प्रॉक्सी अगर आप निफ्टी 50 लेते हो, निफ्टी 50 का जो ग्रोथ जो पीई है वो आज 20 टाइम्स। So you are giving 5 times more for the 5 times the growth. Rough thumb rule I'm saying. So 20 times for a an index which is growing at 10, 11%. So 100 times for something which is growing at 50%, 60%. हुँ, अभी भी इसका यही ग्रोथ रेट है? यही ग्रोथ रेट है। ओके। एंड आपने कितना एक्स बनाया होगा ये स्टॉक में? लाइक 3x 4x हुआ होगा? सो इनिशियल बाइंग प्राइस होगा करीबन ₹8,000 के ओके। आसपास। अभी 32-33,000 के आसपास ओह होगा। वाओ! और ये कितने साल में? ये 4 साल हुआ होगा। तो आपके जो पीएमएस है आपने जो बताया, जहाँ पर आप 1100 करोड़ 1200 करोड़ मैनेज करते हो, तो उसपे क्या परसेंटेज सीएजीआर रहा है?
जो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है इमर्जिंग ब्लू चिप प्रोडक्ट, उसका जो सीएजीआर है 20%, 19 to 20% ओके। ऑन अ 10 ईयर फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट। मतलब वाओ! 2016 में हमने शुरू किए थे, हुँ। मार्च में। नाउ इट्स कंप्लीटेड 10 इयर्स, सो 19% to 20% इज द सीएजीआर। वाओ! दैट्स अमेजिंग। ओवर अ 10 ईयर पीरियड दैट्स लाइक अ फिनोमिनल सीएजीआर। तो मैं आपके बारे में इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था। तो आप बेसिकली कंपनीज़ को 2 बाय 2 मैट्रिक्स में डिवाइड करते हो, जहाँ पर एक जगह सेल्स ग्रोथ होता है, एक जगह एबिटा मार्जिन होता है। कैन यू वॉक आवर ऑडियंस आल्सो थ्रू दिस फ्रेमवर्क कि ओके सेल्स ग्रोथ और एबिटा मार्जिन आप जब प्लॉट करते हो, कौन से टाइप की कंपनीज़ कौन से मैट्रिक्स में आती है एंड देन आप कौन से इसमें इन्वेस्ट करते हो? ये सिर्फ़ एक कंपनी में हम देखते नहीं हैं, तो जो पियर्स है, सब पियर्स को उसके अंदर डाल के सो पियर्स मार्केट बन जाता है। मतलब अगर टोटली देयर आर अज़्यूम 10 लोग हैं एक इंडस्ट्री में, उसमें से 5 लोग लिस्टेड है और 5 लोग अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का तो हमारा कुछ लेना-देना नहीं है, हम पब्लिक मार्केट्स में हैं, तो वो स्टॉक हम ले नहीं सकते। तो हमारा जो यूनिवर्स वो इंडस्ट्री में सिर्फ़ 5 ही लोग होता है। तो वो 5 लोग का जो भी हम क्या देखते हैं कि उनका क्या ग्रोथ आया है। मतलब ऐसे एक कॉल एब्सोल्यूट बेसिस पे तो नहीं ले सकते। मतलब समझ लीजिए कंपनी 1 का ग्रोथ है 5%, तो 5% ग्रोथ तो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग, ठीक है? अगर ऐसे भी एक चीज़ है कि कंपनी नंबर 2, 3, 4 हैव ग्रोन एनीवेयर बिटवीन -3% to 0%। You understand? Company 1 has grown by 5% positive. Company 2, 3, 4, 5 is anywhere between the range of -3 to 0%. So within the industry, the company 1 has exceeded. Matlab they have actually gained market share in the overall scheme of things. राइट। So which means they are doing something right. Within that, we check the market cap and see ki who has done what, and accordingly we try to look at those companies, other things remaining the same in terms of वैल्यूएशन। सो जैसे कि अभी देखो रेटिंग्स, रेटिंग्स में 6 प्लेयर होगा शायद, उसमें से क्रिसिल, इक्रा, कैर रेटेड प्लेयर है, देन सम इंडिया रेटिंग्स है, मैजिक, ब्रिक्स जो भी है, 5-6 प्लेयर होगा उसमें। बट वो अनलिस्टेड को छोड़ दीजिए, लिस्टेड में तो सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं, क्रिसिल, इक्रा और कैर। तो एक ज़माने में तो क्रिसिल तो अलग ही दुनिया में था, उसका ग्रोथ अलग था और वैल्यूएशंस भी अलग था, वो अलग बात है। ये जो नंबर 2 और नंबर 3 प्लेयर जो है, एक ज़माने में नंबर 3 प्लेयर का ग्रोथ बीट कर रहा था कंसिस्टेंटली। अगर नंबर 2 प्लेयर का ग्रोथ 15% है, नंबर 3 प्लेयर का सिर्फ 10% ही होगा। सो ही वाज़ राइटफुली गिवन द नंबर 3 प्लेयर का जो मार्केट कैप है, वही वही दिया था। बाज़ार ने भी वही मार्केट कैप दिया था। देन जो सडनली एक चीज़ वो बदल गया, वो क्या है कि वो मैनेजमेंट चेंज हो गया। नंबर 3 प्लेयर का मैनेजमेंट चेंज हो गया। नंबर 3 प्लेयर का थोड़ा स्ट्रैटेजी भी चेंज हो गया। तो ये दोनों मिला के नंबर 3 प्लेयर एक क्वार्टर में नंबर 2 प्लेयर का ग्रोथ को बीट कर गया। चलो 100 बॉल में से 1 बॉल छक्का मार सकता है, बट वो सस्टेनेबल या नहीं वो तो देखना पड़ेगा। अगला क्वार्टर भी नंबर 2 प्लेयर को बीट कर दिया। तीसरी क्वार्टर में भी नंबर 2 प्लेयर को बीट कर दिया। रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, ओके। पैट ग्रोथ, एवरीथिंग, ठीक है? तो इसमें तो कुछ तो चीज़ चेंज हो गया। नाउ अ, अगर ये चीज़ अगर आप सीरियसली मानते नहीं हो, तो यू यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन एरर ऑफ ओमिशन। सो पोर्टफोलियो मैनेजर 2 टाइप ऑफ एरर कर सकता है, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन ये है कि जब मैं एक स्टॉक लेता हूँ पोर्टफोलियो में, वो स्टॉक 40-50% घट गया, कुछ रेड फ्लैग हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज़ हो गया उसमें, तो तो मेरा एंट्री वैल्यूएशन खराब था। तो ये सब चीज़ें मिला के हम उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। वो क्लाइंट को भी पता चल जाता है जब वो वैल्यूएशन वो रिपोर्ट ओपन करने से उसको अ, ही नोज़ इट और शी नोज़। एरर ऑफ ओमिशन जो है, वो क्लाइंट को पता ही नहीं। जो मैं कंपनी को ट्रैक करता हूँ, फॉर सम रीज़न मैं वो कंपनी को लेता नहीं हूँ और वो अगला अमेज़न हो जाता है। वो एरर ऑफ ओमिशन है। मुझे
रात में एरर ऑफ ओमिशन सोना नहीं देता। एरर ऑफ कमीशन फिर भी मैं मैनेज कर पाऊँगा, एरर ऑफ ओमिशन बहुत डेंजरस है। बट वो तो होगा ही ना कभी ना कभी इतने सारे स्टॉक से। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो एरर ऑफ कमीशन मैनेज कर सकते हैं। एरर ऑफ ओमिशन इज़ डिफिकल्ट। मतलब कुछ हुआ है मार्केट में और आप उस ट्रेंड को नहीं देखा, नहीं पकड़ा। तो ये रेटिंग में यही हुआ था। मतलब 3 नंबर 3 प्लेयर का ग्रोथ हो रहा था और नंबर 3 और नंबर 2 प्लेयर का मार्केट कैप में इतना फ़र्क था। नंबर 3 वाज़ केयर। केयर, नंबर ओके। 2 वाज़ इक्रा। हुँ। The market cap difference was humongous. So then we realized कि this kind of market cap difference is unfair for care. So at some point in time this difference has to narrow. ऐसे जो चीज़ होता है वो हर क्वार्टर के बाद 4000 5000 कंपनी वो पूरा एक्सेल में लेके सेक्टर वाइज़ उसको डिफरेंटली क्लासिफाई करके एक 2-3 दिन उसमें बैठते हैं हम, कि किसका क्या ग्रोथ आया है, किसने आउट परफ़ॉर्म किया है, किसने अंडर परफ़ॉर्म किया है। उसके बेसिस पे और डेप्थ में जाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जैसे वीआईपी वर्सेस सफारी। अगर आप वीआईपी वर्सेस सफारी कोविड के बाद क्या हुआ कुशल? सबको बाहर जाना था, सबको मतलब अ, दे वर हेल्ड अप इन देयर होम्स एंड दे वांटेड टू गो आउट एंड ब्रीथ द फ्रेश एयर, ट्रैवल करना चाहते थे। पता नहीं कि और कितने साल जिएँगे, ऐसे एक माहौल था उस टाइम पे। तो अ, तो ट्रैवल अच्छा करना है, वो मैक्रो जो चीज़ है वो ट्रैवल अच्छा करेगा। तो ट्रैवल अगर अच्छा करेगा तो ट्रैवल में आप क्या खेल सकते हो? ट्रैवल में आप एयरलाइन्स खेल सकते हो, ट्रैवल में आप होटल्स खेल सकते हो, ट्रैवल में आप लगेज खेल सकते हो। एयरलाइन्स में अलग प्रॉब्लम्स है, वो अलग बात है। होटल्स में फिर भी सप्लाई है उस टाइम पे और वैसे भी नहीं है कि वो अंडर डिस्कवर्ड सेक्टर ऐसा नहीं है, सबको पता है कि होटल्स है। लगेज में तो अ, अगर आप टॉप डाउन व्यू इफ समवन हैड टेकन कि वो जाके चलो मैं लीडर को अगर मैंने ले लिया, तो आई वोंट गो रॉन्ग। दैट कॉल वुड हैव गॉन वेरी रॉन्ग बिकॉज़ दे वर कंटीन्यूअसली लूजिंग मार्केट शेयर टू Safari. ओके, वीआईपी वाज़ द लीडर बैक देन। VIP was a leader हुँ, back then, and they were continuously losing market share to Safari. हुँ। And Safari's market cap was below VIP at one point. Now Safari's market cap is much higher than VIP. सो ये हर सेक्टर में होता है। हर सेक्टर में कभी ना कभी एक स्टॉक आउट ऑफ फॉर्म जाता है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन को होता है ना, दे गो आउट ऑफ फॉर्म, एक लीन पैच होता है। कभी-कभी एक बैट्समैन बहुत सारे अच्छे से फॉर्म में अंदर आ जाता है। गल्फ ऑयल वर्सेस कैस्ट्रॉल, थायरोकेयर वर्सेस मेट्रोपोलिस, LT Foods versus KRBL. KRBL was ruling the roost at one point in time. Then LT Foods started growing significantly. क्या करते हैं ये कंपनीज़? ये दोनों कंपनी बासमती राइस बनाते हैं। ओके। तो LT फूड्स का अलग सा स्ट्रैटेजी है, वो डेवलप्ड मार्केट्स में ज़्यादा उनका फ़ोकस है। KRBL का डोमेस्टिक का फ़ोकस है और उनका मिडल ईस्ट का फ़ोकस है। मिडल ईस्ट मतलब ईरान और सऊदी अरेबिया का। तो ज़्यादातर ये ईरान में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, इसके इसके हिसाब से थोड़ा-सा अ, उनका क्वार्टरली वोलेटिलिटी रहता है बेसिकली नंबर्स में। बट कभी-कभी केआरबीएल डज़ रियली वेल, एलटी फूड्स का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। कभी-कभी द रिवर्स आल्सो हैपेंस बेसिकली। तो इसमें आप किसमें इन्वेस्टेड हो? केआरबीएल में, राइट? तो क्यों आपने केआरबीएल चूज़ किया है एंड क्या आपका थीसिस है? सेम है बिकॉज़ एलटी फूड्स एट वन पॉइंट इन टाइम एलटी फूड्स का मार्केट कैप 16,000 करोड़ और केआरबीएल का मार्केट कैप करीबन 7,500 करोड़। मतलब एलटी फूड्स 2 गुना से ऊपर ज़्यादा वैल्यूएशन में चल रहा था। और जब एब्सोल्यूट प्रॉफिट नंबर जब मैं देख रहा था, दोनों का प्रॉफिट नंबर में ज़्यादा फ़र्क था, एक पॉइंट में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों का प्रॉफिट नंबर एक ही हो गया हर क्वार्टर में। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है, एलटी फूड्स एंड केआरबीएल का एक ही था। और ऐसे भी हुआ था 2 क्वार्टर में केआरबीएल का प्रॉफिट एलटी फूड से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर ये वारंटेड है, डिस्काउंट वारंटेड है। मेबी इट्स वारंटेड, मेबी देयर आर अदर इश्यूज इन द कंपनी। We don't know the answers for that. But purely from a market share point of view and growth point of view, it's a starting point. From there, you base your research and take a final call in terms of buying or selling.
आपने बताया एयरलाइंस में अलग ही प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम्स है एयरलाइन में? वो तो सबको पता है ना कि इट्स डिफिकल्ट सेक्टर। हुँ, हमारा तो इंडिया में तो एक एक्सेप्शन है कि एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो गया इंटरग्लोब एविएशन, बट वो तो एक्सेप्शन है, वो तो रूल नहीं है। बट एयरलाइंस में इट्स अ वेरी फनी इंडस्ट्री। अगर आप म्यूचुअल फंड लीजिए, इन हमारा इधर 50 म्यूचुअल फंड है। 50 म्यूचुअल फंड में 40 40th प्लेयर विल आल्सो मेक प्रॉफिट। एयरलाइन में सिर्फ 2 ढाई एयरलाइन है। सेकंड प्लेयर इज़ मेकिंग लॉस। So that is the industry dynamics basically. So which is why when you're playing travel as a theme, uh, there were better options, you know. So like your platforms or luggage or hotels, etc. तो लगेज में एक बात बताओ, आपने वीआईपी वर्सेस सफारी का एग्जांपल दिया, बट डोंट यू थिंक दे आर आल्सो नाउ, जैसे सफारी की बात करूँ या वीआईपी की बात करूँ, ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, दे आर आल्सो हैविंग सम थ्रेट फ्रॉम न्यू एज प्लेयर्स लाइक लेट्स से मोकोबारा या नेशर माइल्स या जो भी नए-नए इंडस्ट्री में प्लेयर्स आ रहे हैं। तो उनके वजह से क्या थ्रेट्स आ रहे हैं? एंड ऐसे हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होता है, राइट? तो उसके कुछ एग्जांपल्स बता तो सकते हो? इसके बारे में मैंने लिखा भी हुँ। वेरी रिसेंटली। ये इसको आप ट्रोजन थ्रेट बोलते हो, ट्रोजन राइट? थ्रेट बोलते हैं। हुँ। ट्रोजन्स वो छोटे-मोटे जो चीज़ें वो अंदर जाके ब्रांड को कैसे वो डिस्टर्ब कर सकता है। हुँ। आई वोंट यूज़ द वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय तो बहुत एक्ज़ैजरेटेड वर्ड हो जाएगा, बट डिस्टर्ब तो ज़रूर कर सकते हैं। बट ये सिर्फ़ लगेज इंडस्ट्री में नहीं है कुशल। ये जो है ये डी टू सी जो थ्रेट हम बोलते हैं, वो एक्चुअली एक बड़ा थ्रेट है। अ अ, सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ इनरवियर सेक्टर। वहाँ पे जो लीडर है वो पेज इंडस्ट्रीज़, जॉकी ब्रांड जो जॉकी बनाता है। ब्रांड है, उसका हुँ। 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ मैं। 2021 में तो हमने क्या किया, हमने इंस्टाग्राम में जाके मेन्स इनरवियर करके टाइप मारा था और सबका फीड में वही आ रहा था, इनरवियर ये है, वो है। उन सब कंपनीज़ का हमने एमसीए में जाके एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके देखे थे। तो मतलब 5, 6, 7 जो ब्रांड जो प्रेडोमिनेंटली सबके फीड में आ रहा था, वो ब्रांड्स का जो एक्चुअल कंपनी का नाम डाल के एमसीए में जाके वो हमने बैलेंस शीट लिए थे। उससे ये पता चला कि 2021 में अगर पेज का टर्नओवर समझ लीजिए ₹100 है। ये जो डी टू सी कंपनीज़, ये जो ट्रोजन्स मैं जो बोलता हूँ ना, ये सबको गिन के, ये कोहोर्ट सबको गिन के सिर्फ दे वर मेकिंग ओनली ₹1। उसका सिर्फ 1% ऑफ द लीडर्स टर्नओवर, ठीक है? ये 2021। आज हम 2025 26। 26, तो 1% से ये जो नंबर 15% चला गया। सो ये क्या बता रहा है कि अ, लीडर जो है सब गैप्स को फिल नहीं कर पाता है। कभी ना कभी कैसे भी कुछ गैप ढूँढ लेता है कॉम्पिटिटर और वो गैप को कॉम्पिटिटर फिल करना शुरू कर जाता है। तो सी द क्वेस्ट सो अगला सवाल जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं ना, वो ये पूछते हैं कि क्या वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं क्या? वो अलग बात है। प्रॉफिट वो बना रहा है, नहीं बना रहा है, वो अलग बात है। बट आपके एट दिस पॉइंट इन टाइम ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो अगर चलो ए, बी, सी, डी, ई 4-5 डी2सी प्लेयर है, उसमें से डी एंड डी लॉस मेकिंग है, तो कभी ना कभी तो वो शट शॉप कर देगा वो। वो शट शॉप करने के बाद और 2 लोग नए नए लोग आएँगे। मतलब ये जो थ्रेट जो है दैट इज़ वेरी मच देयर। तो एक स्टडी था जिसने बताया कि एक 100 करोड़ ब्रांड बनाने के लिए आपको एक ज़माने में 12 साल होता था। अभी वही 100 करोड़ ब्रांड बनाने के लिए आपको 4-5 साल लगता है। एंड आपको बड़ा-बड़ा शोरूम नहीं चाहिए, लीज़ रेंटल पे करना नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉइज़ रखना है। ठीक है, फिर भी क प्लेयर्स ओमनी चैनल में जा रहे हैं, वो सब अलग बात है। बट ये जो थ्रेट है वो रियल है। ये रिटेल में भी हुआ है। ये रिटेल में भी देखिए, जब आप लिस्ट होते हैं ना, आप इतना ट्रांसपेरेंटली आप सब चीज़ दिखाते हैं। ₹10,000 का एक चीज़ आप बेचते हो, अपैरल समझ लीजिए।
और आपका ग्रॉस मार्जिन मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट सिर्फ कितना ₹2500 है, मतलब आपका ग्रॉस मार्जिन 75% है। तो इट अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिशन ना, सब लोग वो करने का ज़रूर। और आप आपको समझ लीजिए 10% 20% प्राइस टू सेल्स मार्केट दे रहा है, तो आई विल ट्राई टू कैप्चर 5% और 10% ऑफ योर वैल्यू, सो ऑटोमैटिकली इट अट्रैक्ट्स द कॉम्पिटिशन। ये रिटेल में इतना जो डीरेटिंग अभी देखे हैं हमने इन द लास्ट 18 मंथ्स, एक ज़माने में जो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी आज 7-8 हज़ार करोड़ में है, वेदांत फैशन। एक ज़माने में जो 12,000 13,000 करोड़ का जो मार्केट कैप कंपनी था, गो कलर्स, अभी 1800 करोड़ का मार्केट कैप में है। So this is a threat not only for luggage, it's a threat for apparel, it's a threat for retail, and it's a huge threat because ऑनलाइन में आप इज़िली डिस्काउंट दे सकते हो। ये डिस्काउंट दे के माइंडसेट ऐसे हो गया कि हर लोग को ऑफलाइन में भी डिस्काउंट चाहिए, व्हिच लॉट ऑफ पीपल वो यूनिट इकोनॉमिक्स हार जाता है वहाँ। So this threat is something which is there. How these players are going to manage it remains to be seen. ये प्रॉब्लम ये है कि जब ये थ्रेट है, अगर आपका कंपनी 80 पी में है या 90 पी में है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है ना, सीधा डीरेटिंग का चांसेस आ जाता है। रिटेल में क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? आपने बताया बहुत डीरेटिंग हो गया था वेदांत फैशन, गो कलर्स, तो क्या हो गया था तभी? नहीं, जनरली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो चीज़ हम ट्रैक करते हैं, उसका ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? क्या ट्रेंड्स बदल बिकॉज़ रहे थे? ऑनलाइन में वही चीज़ आपको 100-200 हुँ। रुपया सस्ते में मिल जाता है, हुँ। और जो ऑफलाइन कॉम्पिटिशन है वो भी 100-200 रुपया कम में बेचता है वो। तो व्हेन दीज़ 2 कंबाइन टुगेदर, देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बिकम्स नेगेटिव, एंड आप ग्रोथ के हिसाब से आप दुकान डालते हो, अ, 4 किलोमीटर के रेडियस से और एक दुकान आ जाता है, तो आप क्या करते हो? सिर्फ़ कैनिबलाइज़ ही करते हो ना। अगर फुटफॉल 200 लोग एक दुकान के अंदर रोज़ आ रहा है, उसके बाद 100 लोग ही आएँगे ना। हुँ। एंड दैट टू इफ यू आर इन साउथ इट्स इवन वर्स, बिकॉज़ वहाँ पे फर्टिलिटी रेट वैसे भी बहुत कम है, 1.3 है, और आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज़ अराउंड 2.1। लोग कहाँ हैं पहले? तो जब रिटेल में एक्सपेंशन आप 100, 200, 500 के ऊपर अगर आप स्टोर्स डालते हो, एंड एंड कैचिंग द स्टोर इज़ नॉट, इट्स एन आर्ट। आपको फुटफॉल चाहिए, डेंसिटी चाहिए, फ्रंटेज चाहिए, पार्किंग चाहिए, एंड ह्यूज अट्रिशन, labor costs. So it's not a very easy game to win, basically, uh, which is what we are seeing, and which is why market has probably derated these companies. एंड यही सेम चीज़ अलग-अलग आप बता रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे डी2सी हाँ, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। सारे मतलब अलग-अलग प्लेयर्स में भी लाइक करेक्ट, न्यू एज प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो मतलब मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं करेक्ट, एंड जो पुराने प्लेयर्स हैं मतलब करेक्ट। जिनका पहले मार्केट था वो अभी थोड़ा लूज़ हो रहा है। आप यूनिलीवर देखिए, हुँ, दे पेड समथिंग लाइक 5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स, मिनिमलिस्ट करके एक हुँ, डी2सी ब्रांड एक्वायर करने करेक्ट। के लिए। हुँ, अगर मेरा मेमोरी इज़ सर्विंग मी राइट, 800 करोड़ के आसपास उसका रेवेन्यूज़ था, और 4,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिए थे, व्हिच वाज़ 5 टाइम्स प्राइस टू सेल। अभी यूनिलीवर जो है 3 लाख इन्फ्लुएंसर को हायर किया है, सर्फ एक्सेल जैसे चीज़ को बेचने के लिए और व्हाटएवर, ओके। सो दिस इज़ पोसिंग टू बी अ रियल चैलेंज। अभी गोदरेज कंज्यूमर ने क्या किया, एक्सटर्नली जो भी एड एजेंसीज़ वो लोग यूज़ कर रहे थे, उन सब लोगों को बाय-बाय बोल दिया। बोल के इंटरनली पूरा एड टीम उसने खुद सेटअप करके, कि उसका उनका ये सोच है कि वी नो वेयर टू गिव द एड्स, व्हाट काइंड ऑफ चैनल टू टारगेट, एटसेट्रा। सो द ट्रेडिशनल वे कि एक बहुत बड़ा एड एजेंसी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और ये प्रिंट देगा, ये देगा, वो ज़माना अभी खत्म हो गया। तो अभी क्या होगा फिर आपको क्या लग रहा है? ये कैसे तो ऐड पूरा करेंगे? इन्फ्लुएंसर ज़माना ही हो गया। हुँ, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें बिकॉज़ आई एम इन दिस इंडस्ट्री। सो हाँ, यूनिलीवर ने अभी जस्ट रिसेंटली 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बताया कि वो लोग उनके इन्फ्लुएंसर स्पेंड्स
बढ़ाने वाले हैं बाय ऑलमोस्ट 75%। एंड इससे क्या होगा कि जो बाकी ब्रांड्स भी है इनके कैटेगरी में, इनके कॉम्पिटिशन में, दे विल आल्सो बी लाइक कि हाँ, हमको भी इन्फ्लुएंसर पे स्पेंड करना है। एंड आपने सही कहा कि उन्होंने अभी मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई किया है। एंड इसमें क्या होता है कि माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनके लेट्स से 2000 फॉलोअर्स, 3000 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स, उनके थ्रू भी मतलब ये लोग इन्फ्लुएंसर्स लाइक मार्केटिंग करवाते हैं एंड देन उनके थ्रू भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं। सो हो क्या गया है, लाइक आई वाज़ जस्ट रीडिंग समथिंग वेयर people are taking their decisions of shopping not by watching an ad where they feel कि यार ये बहुत प्रमोशनल लग रहा है मुझे, बट बाय लेट्स से वाचिंग अ क्रिएटर हु इज वेयरिंग अ प्रोडक्ट और हु इज यूजिंग अ प्रोडक्ट, एंड देन खुद से ही याद आ रहा है, मतलब खुद से ऐसे फिगर आउट कर रहे हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर ने एकदम दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ये प्रोडक्ट, चलो मैं भी बाय कर देता हूँ। इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है, यूट्यूब पे भी ऐसा ऑप्शन आ गया है वेयर लेट्स से इफ आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट इन माय वीडियो, आई कैन जस्ट पुट दैट लिंक ऑन माय यूट्यूब वीडियो एंड वहाँ पर कैटलॉग आ जाएगा एंड वहाँ पर पीपल कैन गो एंड बाय दैट मर्चेंडाइज एंड आई कैन गेट अ कमीशन फ्रॉम दैट। तो बेसिकली ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ऑल्सो रियलाइज़्ड कि क्रिएटर्स जो है ना, उनके पास ज़्यादा पावर आ रहा है, लॉयल ऑडियंस उनके पास ज़्यादा है। दैट्स व्हाई अभी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें, इनोवेशंस आ रहे हैं, जहाँ पर लिंक ऑटोमैटिकली दे दो एंड देन पीपल कैन गो एंड क्लिक एंड बाय इट। मतलब ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट तो छोड़िए कुशल, वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। मैं सियासत के बारे में बहुत बात नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं जिस स्टेट में अभी आ रहा हूँ, वहाँ पे अभी चुनाव हो चुका है। और सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी जो सियासत में जो रूल करने वाला है ना, वो भी इंस्टाग्राम से ही आ रहा है। मतलब एक छोटा-सा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो कैंडिडेट है, वो यूएस से वो विलेज में आया था। वो यूएस में वो इंटेल का सेमीकंडक्टर इंजीनियर था वो। वहाँ से वो सब छोड़ के वो एक विलेज में आया था, एक टाउन में, और 4 साल काम किया। मतलब वो लेक रेस्टोरेशन, ये चीज़, वो चीज़, सब चीज़ें किया, एंड लोगों को मिला, सब किया। चुनाव हार गया वो, क्योंकि उसका जो अपोज़िट जो कैंडिडेट है, उसका सोशल मीडिया यूसेज वाज़ वेरी हाई। तो सियासत में भी ये हो रहा है, प्रोडक्ट्स में भी ये हो रहा है, तो इतने आसान से हम ये नहीं नहीं ले पाएँगे। मतलब ट्रेडिशनल एफएमसीजी को देखो आप, डाबर 7 ईयर रिटर्न इज़ 0। Your Marico was not given anything meaningful. These are, I mean, I'm talking about traditional FMCG companies. You know, तो इनको क्या करना चाहिए? लाइक लेट्स से डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ये सारे जो इतने पुरानी कंपनीज़ हैं, व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू? see, I only remember कि अश्वत्थ दामोदरन जी ने एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स का एजिंग होता है, वैसे कंपनीज़ का भी एजिंग हो जाता है। आप जिम जा सकते हो, थोड़ा फिटनेस कर सकते हो, एजिंग को आप डिले कर सकते हो, बट यू कैन नेवर डिनाय द एजिंग। तो सारे कंपनीज़ जो है इसमें एजिंग कैटेगरी में आ चुका है। जैसे जीई ने किया, जीई ट्राइड टू डिले द जनरल इलेक्ट्रिक इन द यूएस। बहुत डिले करने का कोशिश किया बाय डूइंग एक्विजिशंस एंड गेटिंग इनटू सो मेनी न्यू बिज़नेसेस, बट स्टिल दे आर a pale shadow of their former self. I don't even know what is GE market cap, maybe 80, $100 billion. And Nvidia has some $5 trillion. So obviously these companies will try to maybe acquire, do some inorganic route or change the strategy. How much of them will be successful remains to be seen. और क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आपको लग रहा है कि चेंज हो रहे हैं अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में? जैसे मेरे को याद है आपने हमारे कॉल पे भी बताया था फर्नीचर के केस में कि आप बता रहे थे कि आपने आइकिया से लिया है जहाँ पर वो एमडीएफ करके आपने बताया था कि वो मटेरियल यूज़ हुआ है। तो फर्नीचर में क्या एग्ज़ैक्टली चेंज हो रहे हैं और ऐसे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में क्या पैटर्न्स चेंजेज़ हो रहे हैं? हमारा दादाजी फर्नीचर कैसे खरीदते हैं? एक कारपेंटर को घर में बुलाते हैं और वर्क ऑर्डर देते हैं, कि बोलते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। फर्नीचर खरीदना वैसे होता है, और ऑर्डर देने के बाद वो कारपेंटर थोड़ा एडवांस लेके चला जाता है। 2-3 महीने, 4 महीने के बाद मल्टीपल फ़ॉलो-अप्स कर करके एक फर्नीचर जो घर में आता है, वो इतना हेवी होता था, इतना बल्की होता था, और उसका जो शेल्फ लाइफ़ है, उसका 30, 40, 50 साल तक यूज़ कर रहे थे। मतलब दादाजी से लेके पापा, पापा से सन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ऐसे यूज़ कर रहे थे फर्नीचर। तो फर्नीचर का जो रिप्लेसमेंट साइकिल जो बोलते हैं, वो मतलब बहुत लंबा
लंबा था। आज के तारीख में वो एक यंग कपल है, उनको पॉसिटी ऑफ टाइम है एंड पॉसिटी ऑफ पेशेंस भी है, ठीक है? तो एक कारपेंटर के साथ डील करना उनको पसंद नहीं है और सीधा वो जाके रेडीमेड फर्नीचर ले लेते हैं वीकेंड्स में। एंड ये जो रेडीमेड फर्नीचर, फैक्ट्री मेड जो फर्नीचर है, वो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि उसमें एमडीएफ का इस्तेमाल होता है। एमडीएफ क्या होता है? एमडीएफ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, हुँ। जिसमें इफ यू कंपेयर विद रेगुलर प्लाईवुड, दैट स्ट्रॉन्ग प्लाईवुड, इसमें केमिकल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? और ये बहुत वर्सेटाइल है फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू कंपेयर्ड टू द रेगुलर प्लाईवुड। एंड ऐसे एक माहौल है, जब लोग फरमाते रहते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, तो एक वो असलियत जैसे हो जाता है, बट वो असलियत नहीं है। लोग बोलते हैं क इसका शेल्फ लाइफ कम है, ये है वो। बट एमडीएफ भी करीबन 8, 10, 11, 12 साल तक ईज़िली आ जाता है। तो बहुत सारे लोग अभी एमडीएफ का इस्तेमाल करने शुरू हो गया। तो रिटर्न्स अगर बनाना है, अगर इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, तो नॉमिनल जीडीपी जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो 10-11%, 10% का नॉमिनल जीडीपी, अभी उससे भी कम भी आ गया। 8-9% का नॉमिनल जीडीपी हो रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा ग्रो करने वाला इंडस्ट्रीज़ कौन-कौन सा है? उसमें से एक हम ये बोल सकते हैं कि एमडीएफ है, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल में ग्रोथ ज़्यादा है। एंड देयरफॉर अ, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करोगे, वेस्टर्न इकोनॉमी से कंपेयर करोगे, जब आइकिया पहले इंडिया में आए थे, लोग बोल रहे थे ये तो बहुत कार्डबोर्ड जैसा है, इंडियन कंडीशंस, रगड कंडीशंस के लिए सेट नहीं होगा। ये तो शेल्फ लाइफ बहुत कम है, ये है, वो है। बट आइकिया अभी बहुत सारा एक्सपेंशन कर रहा है। ऑलरेडी 2000 करोड़ का टर्नओवर टच कर दिया है एंड दे आर एक्सपैंडिंग इन चेन्नई, दे आर एक्सपैंडिंग इन नोएडा, दे आर डूइंग ऑल दैट। So there is a fair amount of acceptance for IKEA like products also. एंड यूएस और यूरोप में करीबन 80% उनका जो फर्नीचर एमडीएफ यूसेज होता है। इंडिया में करीबन 80% प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं अभी भी, और एमडीएफ का अप्रॉक्सिमेटली 10-15% का होगा। तो ऐसे एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि अगले मे बी 10 साल में एमडीएफ का ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ देश का जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा होगा। So with that thesis, the probability of someone making more money in an MDF is slightly brighter, I would say. तो इसमें एमडीएफ के थ्रू कौन से टाइप की कंपनीज़ को फ़ायदा होगा? एक तो आपने आइकिया बताया और इसके तो अलावा IKEA और जो है वो एंड यस। फर्नीचर को, एक्चुअल फर्नीचर को, हुँ, MDF जो बोर्ड बनाता है ना, हाँ। वो लोग का बहुत इसमें एडवांटेज होगा। है कोई वो तो लिस्टेड कंपनीज़ है है ना, इसमें? बहुत है। ग्रीन जैसे पैनल जो है वो 100% प्योर प्ले MDF प्लेयर। ओके, Then we have Century who has a significant capacity in MDF. Then we have Rushil Decor, we have Green Ply. ग्रीन प्लाई पहले 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 सिर्फ प्लाईवुड ही बना रहा था। अभी रिसेंटली उन्होंने भी वेस्ट इंडिया में एमडीएफ कैपेसिटी डाल चुके हैं और वो भी एमडीएफ के अंदर आ चुके गॉट इट। एंड ऑटोमोबाइल में क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं? हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो वेरी सिमिलर, जैसे आप फर्नीचर में से मैंने बताया 2008 में 75% जो कार्स रोड में जाते थे, वो सब हैचबैक थे, स्मॉल कार्स। एंड एसयूवी जो है, वो लोग अपनी तीसरी या 14 प्रमोशन के बाद लेते थे। कॉर्पोरेट करियर में तीसरा 14 प्रमोशन कब आता है आपको? अगर आप 24 साल में कॉर्पोरेट जॉइन करते हो, तो पॉसिबली व्हेन यू आर 35, 38 you will get your 4th promotion or something like that, and probably you will buy a mini SUV. That was a trend at that point in time. So 3 out of 4 cars were hatchback. बट टुडे ऐसा एक चीज़ हो गया कि ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 कार्स एसयूवी और मिनी एसयूवी, आई थिंक अराउंड 70% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक पुराना ऐड मारुति का ऐड था, व्हिच वाज़ अ फेमस ऐड एट दैट पॉइंट इन टाइम। एक मोटा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वो अ, वो आ रहा था और एक सेल्समैन है, वो उसको लग्ज़री याट बेच रहा है। वो लग्ज़री याट का सब फीचर्स वो बोल रहा है कि सर ये लग्ज़री याट में ये होगा, वो होगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है। सब सुन के वो मोटा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बोलता है, "कितना देती है?"
उस टाइम पे जो बाइंग जो था, इट वाज़ वैल्यू बेस्ड, माइलेज बेस्ड बाइंग अप्रोच। कितना देती है, एज़ इन माइलेज कितना माइलेज देती है? कितना देती है? हुँ, दैट वाज़ प्रोबब्ली द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या बिकॉज़ एज़ अ परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट यू स्पेंड ऑन एनर्जी यूज्ड टू बी वेरी हाई। आज के ज़माने में एक यंगस्टर जो है बैंगलोर से गोवा तक जाना पसंद करेगा, मुंबई से पूना जाएगा, मुंबई से गोवा जाएगा। सो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना पसंद है। तो उनको सेफ्टी भी अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फीचर्स भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। सो इट इज़ नॉट जस्ट माइलेज, ठीक है? आज के तारीख में अ, हर 2 कार में से 1 कार में सनरूफ है। आप बताइए इंडिया में आप सनरूफ कर रख के क्या करोगे आप? चेन्नई में लोग सनरूफ रख के कार खरीदते हैं। क्यों? मुझे भी पता नहीं, इतना धूप है चेन्नई में। चेन्नई में तो 3 टाइप का वेदर होता है, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। क्या ज़रूरी है आपको सनरूफ? यूरोप तो नहीं है, आप सनरूफ खोल के आप वेदर एन्जॉय कर सकते हो, नहीं। फिर भी हुँ, सनरूफ इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सो दीज़ आर द ट्रेंड चेंजेस। सो अगर आप ओईएम हैं या ओईएम का एक एंसिलरी है, जो सिर्फ़ हैचबैक का प्रोडक्ट्स ही आप बनाते हो, देन यू विल लूज़ आउट। यू हैव टू चेंज। But the guy who is very strong in hatchback or has the perception that he's strong in hatchback, he will do better अगर वो लिस्टेड है। अगर वो अनलिस्टेड है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे प्लेस होता है, वो लोग रिटर्न्स बेटर दे सकते तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि एसयूवीज़ बेसिकली जो बनाए गए, वो वाले प्लेयर्स अभी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। हैं। करेक्ट। अभी वही हुँ, लोग डोमिनेट कर रहे हैं बेसिकली। हुँ, 65%, 70% of the cars are either SUV, mini SUV, crossovers, हुँ, packed with 5, 6 airbags, lot of safety features. You have, front cam, dash cam, all these things are there, and so that has become a very key thing. यही ट्रेंड के थ्रू ऐसे और कौन से एंसिलरी कंपनीज़ हैं या सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा होगा? See, इसमें बहुत कंपनीज़ हैं। आई मीन जैसे ऐसे भी हो एयरबैग्स सकता वाले है कि कंपनीज़ हैं, सॉरी? एयरबैग्स वाले कंपनीज़ हैं डेफिनिटली एयरबैग्स कंपनी बिकॉज़ है। एयरबैग्स आई थिंक अभी बहुत बढ़ गए राइट? पहले गाड़ी में सिर्फ़ 2 एयरबैग्स होते थे, फिर करेक्ट, 4 अभी करेक्ट, 6-6 एयरबैग्स भी होते हैं। करेक्ट। वैसे हुँ, वो टाइप कंपनीज़ बेनिफिट हो हुँ, सकता है। और मुझे ये सुनने भी आ रहा है कि अभी जो पैसेंजर व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन 2 साल पहले 3% था, अभी 6% हो गया, डबल हो गया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन डबल हो गया। वो चार्जिंग एंग्ज़ायटी, वो सब रेंज एंग्ज़ायटी सब धीरे-धीरे वो एंग्ज़ायटी सब हुँ, कम होते रहता है। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो गाड़ी है, वो करीबन उसका जो वेट है, वो 30% ज़्यादा होता है, कंपेयर्ड टू अ सिमिलर आइस कार। क्योंकि वो उसका जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूविंग पार्ट्स तो कम है, आइस व्हीकल में मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल वो जो बैटरी पैक है, उसका वेट इतना हेवी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और आइस व्हीकल का जो ओवरऑल वेट कंपैरेबल कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल हेवी है। तो कैन द टायर्स wear out faster in an EV car compared to a regular ICE car? व्हिच मीन्स आपका टायर रिप्लेसमेंट आइस कार के अलावा ईवी कार में और ज़्यादा हो सकता है क्या? दीज़ आर ऑल क्वेश्चन्स आई डोंट हैव द हुँ। आंसर्स टुडे बट आई एम आल्सो स्टिल लर्निंग। बट यू तो आर सेइंग कि टायर रिप्लेस ज़्यादा हाँ, हो गए इससे मतलब मतलब जल्दी हो गए। हाँ, वेयर आउट जल्दी अगर हो जाता हुँ, है। आप देखो हर्ट्ज करके एक कंपनी है। हर्ट्ज इज़ अ टैक्सी रेंटल कंपनी इन यूएस। उसका मार्केट कैप करीबन बिलियन डॉलर के आसपास। उसने क्या बोला 2021 में उसने आके बोला कि मैं मेरा पूरा फ्लीट ईवी बना दूँगा, 100% ईवी बना दूँगा। तो उस टाइम पहले बार टेस्ला ने ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप टच किया, उस टाइम पे। अ, और अभी 2020 2024 में कॉन कॉल में आके बोला कि जितना भी मेरा ईवी फ्लीट है अ, उसमें से मैं 30% मैं कम कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। तो एनालिस्ट वहाँ का जो एनालिस्ट है वो लोग पूछे आपने बोला कि सब आप ईवी करने वाले हो, अभी आप बोल रहे हो ईवी ईवी का रेंज और कम कर रहे हो, मतलब ईवी का फ्लीट जो है और कम कर ये तो 180 डिग्री शिफ्ट है, क्या हो गया? उसने बताया कि जैसे हमने सोचा मेंटेनेंस कम होगा, वो मेंटेनेंस कम नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2
वो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में ईवी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। ये तो ओपनली पब्लिक statements made by the one of the largest taxi rental company in the US. So these things are evolving. Okay, so it may happen the tires wear out faster and it's positive for, see, ईवी, अगर आप ईवी कार को सर्विस देते हो तो उसको कुछ करना ही नहीं है। वो क्या करेगा? वॉश करेगा, फोम मारेगा, 2000-3000 रुपया का बिल देगा बस। अगर मैं आइस कार को मैं सर्विस देता हूँ ना, जब वो सर्विस इंजीनियर मुझे फ़ोन करा, मैं इतना डरता हूँ, क्या बोलने वाला है? से ये खराब हो गया, वो खराब, 20,000, 25,000, 15,000 का बिल तो होगा ही होगा। हाँ, तो ईवी वाला ओनर को वो उसका ये नहीं, इश्यू नहीं है, मगरमच्छ नहीं है इसमें। वो सिर्फ़ 2000-3000 का खर्चा में सर्विस हो जाता है। बट मेबी इफ माय गेस इज़ राइट, ही और शी विल स्पेंड मोर ऑन रिप्लेसिंग टायर्स। बट व्हेन द कंपनी सेड मेंटेनेंस कम नहीं हो रहा है, तो व्हाट डिड दे मीन बाय दैट? Because because US में तो climatic conditions keep changing ना। हाँ, Some places it is very hot, some places it is snowing. How it performs in a snow, in a blizzard, हुँ, all those things matter. We don't experience snow or any of those type of aggressive climatic हुँ, conditions, unlike the US. In East Coast, it snows like crazy. So how the apparently the EV's performance was suboptimal during snow. अच्छा। तो स्नो के केस में बेसिकली आइस व्हीकल्स परफॉर्म बेटर एज़ Exactly. कंपेयर्ड टू ईवीज़। Yeah. तो यूएस में ये प्रॉब्लम होगा, यूएस करेक्ट। का ही है बट प्रॉब्लम। अगर मैं इंडिया की बात करूँ और इंडिया में अगर अपन ईवी सेक्टर को ब्रेक डाउन करने का ट्राई करें, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, तो यहाँ यहाँ पे स्लोली वो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। हुँ, 2% था, 3% था, अभी 6% चला गया और नए-नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। सो यू हर मीन सेगमेंट 6% ऑफ ऑल द टोटल कार्स इन इंडिया आर ईवी, 6% ऑफ ऑल द टोटल पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया आर टुडे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हीकल्स। ओके। और ये बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हर हुँ, सेगमेंट में लॉन्च कर, हुँ, अगर आप 10 लाख कस्टमर हो, आपके लिए एक ईवी मिलेगा, 20 लाख के लिए भी ईवी मिलेगा, 1 करोड़ का भी ईवी मिलेगा। सो व्हिचएवर क्लास यू वांट टू बाय, ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल एंड इट इज़ ओनली इंक्रीजिंग बेसिकली। हुँ, एंड अभी भी वो नॉवेल्टी है। अब अगर आप ईवी चला रहे हो तो वो एक छोटा-सा एक नॉवेल्टी है एंड हुँ। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो इंटरेस्टिंग। तो इसमें जैसे ठीक है, एक टायर वाले कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, जहाँ पर लेट्स से टायर रिप्लेसिंग ज़्यादा अगर हो रही है, तो उनके सेल्स बढ़ सकते हैं। उसके अलावा और कौन से टाइप के कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सी सकता है फिर? ईवीज़ में भी स्पेसिफिक गियर्स होता है, हुँ, ओके? नॉट एज़ मच एज़ एन आइस व्हीकल। उन कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है। जैसे? देयर आर कंपनीज़ लाइक से आरएसीएल, गियरटेक। हुँ, तो ये अ, क्या होती है, मतलब क्या करते हैं ये लोग? ये लोग गियर बनाते हैं ओके, एंड दे डू स्पेसिफिकली फॉर EVs basically, a different type of gears for EVs. And they do expect, see, everything is in a concept stage at this point in time. So उसका वो एक अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। रेट्रोफिटिंग में अपॉर्चुनिटी आ सकता है। मतलब रेट्रोफिटिंग मतलब अ, जैसे प्रिसिजन कैमशाफ्ट। अ, द दिल्ली का एक्यूआई तो आपको पता है कितना है, 600-700 चला जाता है अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे। पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और स्टबल बर्निंग भी कम हो गया एक्चुअली। उसके बाद भी पॉल्यूशन ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन, व्हीकलर पॉल्यूशन। तो दिल्ली सरकार तो ऐसे एक छोटा-सा नड्ज दे रहा है कि 10 साल, 15 साल के ऊपर जो ट्रक्स वगैरह है, उनका जो रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, ये है, वो है। सो वो फ्लीट ऑपरेटर अगर उसके पास 4-5 गाड़ी है, ट्रक है, जिसका 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी उसके पास कैपिटल नहीं है, उसको रिप्लेस करने के लिए, वो क्या करेगा अभी? वो प्रोबेबली सोचेगा कि मैं रेट्रोफिट करूँ। 5, 6, 7, 8 लाख रुपया में अगर मुझे मेरा जो आइस का जो ट्रक है, डीज़ल गाड़ी है, उसको अगर ईवी बन पाएगा, तो आई कैन स्टिल रन इट फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स विथआउट फर्दर कैपेक्स। सो ये रेट्रोफिटिंग भी एक बहुत बड़ा थीम जैसे हो सकता है, वी डोंट नो, बट दीज़ आर ऑल इन कॉन्सेप्चुअल स्टेजेस। तो रेट्रोफिटिंग एग्ज़ैक्टली क्या होता है मतलब मतलब? आपका एक आइस व्हीकल है, उसको ईवी बना, हुँ, so there's a kit for that. अच्छा, That kit ओके, gets attached into your vehicle and it becomes a ईवी। EV vehicle. तो ये कौन-सी कंपनीज़ करती है ऐसे? Precision camshaft. अच्छा, ये प्रिसिजन कैमशाफ्ट करती है। और इसके अलावा और भी कोई कंपनीज़ है? नहीं,
ओके, एक ही कंपनी है एक इसमें, ही इसमें लिस्टेड एक ही स्पेस में? कंपनी है। अच्छा, ओके। एंड आई थिंक आपने कॉल पे एक और सेक्टर बताया था, डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? डेयरी सेक्टर में तो यही है कि पहले एटलीस्ट साउथ इंडियन हाउसहोल्ड्स में दूध वाला आता था रोज़ और दूध देता था और वो दूध लेके उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है वो घर में ही बनाते थे लोग। मतलब पनीर या घी, बटर, चीज़ जो भी है, लस्सी जो भी है। अभी क्या है जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन दोनों को मर्ज करके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन जैसे कंपनीज़ पूरा औरतों को काम पे लेते हैं। और साउथ इंडिया में अ, फीमेल वर्कफ़ोर्स पार्टिसिपेशन जो बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है कंपेयर्ड टू नेशनल एवरेज। So what is generally happening is that, uh, for, I mean, unfortunately, it is so the case in India that women do most of the cooking. Okay, so now with labor force participation increasing, both men and women start going to work. तो पॉजिटिव ऑफ टाइम हो जाता है। सो जो चीज़ें पहले घर में बनाते हैं, जैसे दही, जैसे पनीर, जैसे बटर, वो अभी रेडीमेड देने शुरू हो गए। और ऐसे एक ट्रेंड आ गया जहाँ पे लोगों को प्रोटीन के बारे में बहुत अवेयरनेस आ चुका है। अगर आप 70 किलोज़ का बॉडी वेट है, तो आपको 70 ग्राम्स का प्रोटीन कंज़्यूम करना है। तो वेजिटेरियन डाइट में उतना नहीं मिलता है, तो यू ट्राई टू गेट योर प्रोटीन वाया से डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली। So, a lot of these dairy companies अर्लियर उनका सिर्फ़ कमोडिटी जैसे एक वैल्यूएशन मिल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ़ फार्मर से दूध लेता था और कस्टमर को दूध बेचता था। दूध जो है एक कमोडिटी है, कमोडिटी में आप कभी प्राइस मेकर नहीं होते, आप सिर्फ़ प्राइस टेकर हैं। तो अभी क्या हो गया कि वही दूध को लेके, वो दूध में थोड़ा वैल्यू एडिशन बना के, ऐसे चीज़ें लाइक डेयरी ड्रिंकाbles, पनीर, घी, जहाँ पे मार्जिन्स ज़रा-सा लीनियर हो जाता है कंपेयर्ड टू योर रेगुलर मिल्क। सो उसमें क्या होता है कि ये जो कमोडिटी जैसे वैल्यूएशन एक एक्सट्रीम पे है और ब्रांडेड वैल्यूएशन एक एक्सट्रीम। सो ह मेरा एक हम्बल मानना ये है कि ये कमोडिटी वैल्यूएशन और ब्रांडेड वैल्यूएशन के बीच में ये डेयरी कंपनीज़ आ सकता है। क्योंकि ये अभी जो ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। और ज़्यादातर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको ऐसे एक योगर्ट है, जिसको आप अगर कंज़्यूम करते हैं तो सीधा आप 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है वो योगर्ट। वो विदेश में तो बहुत कॉमन है, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है बट कॉमन सून वो हो जाएगा। और आइसक्रीम, तो इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन है एंड आवर आइसक्रीम एंटायर मार्केट इज़ प्रोबब्ली 2 एंड हाल्फ टू 3 बिलियन डॉलर्स। वो कुछ भी नहीं है, 3 बिलियन डॉलर क्या है आइसक्रीम मार्केट? That is now going to explode, Kushal, because of the second order, third order impact of your बिजली सड़क पानी। जैसे हर सियासत में हर पॉलिटिकल पार्टी क्या प्रॉमिस कर रहा था उस ज़माने में, बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। तो सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, तो एक रूरल दुकानदार फ्रिज कैसे रख सकता है? बिजली नहीं आएगा और सड़क नहीं है तो वो कैसे पहुँचेगा? आइसक्रीम उधर कैसे अभी 95% ऑफ इंडिया को बिजली मिल गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन सर्टेन स्टेट्स। 95% ऑफ इंडिया को बिजली मिल गई और वी कैन agree that our road network, highway network is much, much better compared to what it was, say, 20 years back or 25 years. So now, a rural shopkeeper can also buy a refrigerator through financing because financing has also become very democratic and easy. And he is getting consistent power. And because of roads, the stock of ice creams is also coming. So जो आइसक्रीम जो चीज़ वो सिर्फ़ अर्बन फिनोमिनन था एक पॉइंट में, सिर्फ़ अर्बन बच्चों आइसक्रीम जो खा रहे थे, अभी रूरल बच्चों भी वो ₹30 ₹40 स्कूप एन्जॉय कर सकता है। दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट ऑफ macro of laying roads, getting power, etc. So now when these dairy companies are investing, setting up ice cream plants, etc., it remains to be seen.
how it's going to explode. So, and this is also slowly becoming a all seasonal product. आइसक्रीम का एक सीजनलिटी था, समर में आइसक्रीम का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, वी ऑल नो दैट। बट जब सर्टेन सिटीज़ में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे अहमदाबाद, जैसे दिल्ली, वो सर्दी पे भी वो लाइन खड़ा हुआ है आइसक्रीम दुकान के बाहर। और अभी एक क्विक कॉमर्स आने के बाद आपको एक नाइट क्रेविंग, वेदर इट इज़ चॉकलेट और आइसक्रीम, so the additional orders keep coming. So when you transition from a pure milk player into these things, then it's a different ball game altogether, and that is what the market seems to be seeing. I'm not saying अभी मिल्की मिस्ट का एक रिसेंटली एक डील हुआ था। मिल्की मिस्ट जो है वो साउथ का डेयरी प्लेयर है, वो अनलिस्टेड है, उसमें टेमासेक ने स्टेक लिया है उसमें। वो दूध बेचता नहीं है, वो पनीर बेचता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचता है। और मिल्की मिस्ट का जो प्राइस टू सेल्स है, आज हेरिटेज से भी, आई मीन आज हैट्सन से भी ज़्यादा है। हैट्सन जो है वो लिस्टेड है। हैट्सन का प्राइस टू सेल्स हम देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अराउंड, आई डोंट नो, आई थिंक 3 टाइम्स, आई विल चेक एंड टेल यू। Hudson Agro. हैट्सन एग्रो। मिल्की मिस्ट has done a deal which is greater than 3 times price to sales. Temasek has bought. So these are all the subtle changes which is happening in very many industries. This will throw out winners and this will throw out lot of losers also. तो इसके थ्रू लिस्टेड स्पेस में कौन से प्लेयर्स को बेनिफिट हो सकता है, ये जो डेयरी का आपने ट्रेंड बताया जो चेंज हो रहा है उससे? हेरिटेज है, हैट्सन है, डोडला है, हम्म। टू सम एक्सटेंट पराग है। Are you invested in any one of them? So as in our portfolio we are invested in heritage groups. Okay. एंड कैसे आइडेंटिफाई किया था आपने, क्या थीसिस था आपका? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था। ये पहले इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं ये कंपनी 2004-5 से ट्रैक कर रहा हूँ। 2004 में हेरिटेज फूड्स का जो मार्केट कैप, इट वाज़ द सेम एज़ डॉक्टर रेड्डीज़ एंड अमर राजा बैटरीज़। ये 2 कंपनी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये तीनों कंपनी हैदराबाद से है। अमर राजा, डॉक्टर रेड्डीज़, हेरिटेज फूड्स, ये तीनों का मार्केट कैप 2004-2005 के ज़माने में एक ही था। उसके बाद रेड्डीज़ तो डिफरेंट ऑर्बिट में ही चला गया। तो हेरिटेज ने, इन माय हम्बल ओपिनियन, दे वेंट इनटू रिटेल बिज़नेस। वो रिटेल, जैसे मैंने पहले बताया था कि रिटेल में जो इश्यूज़ था, वो लोग वो इश्यूज़ फेस किए थे। वो ग्रोसरी फॉर्मेट में मार्जिन्स नहीं था, बहुत थिन मार्जिन्स था और रिटेल बिज़नेस थोड़ा, इट वाज़ ब्लीडिंग। So on the one hand you had the cash cow, which was a dairy business, and on the other hand you had a cash guzzler, which was the retail business. Then at some point the management decided ki retail is not working and therefore they got out of retail business completely. And because of probably their focus on retail, they lost out to some competitors in the dairy business on the market share side. So market was valuing the company very, very cheaply at that point in time. सो हमारा एक आइडेंटिफिकेशन आया था, हमारा एनालिस्ट ने ये ट्रैक किया कि हेरिटेज फूड्स ने एक नया सीईओ को रिक्रूट किया। उस सीईओ का बैकग्राउंड बहुत इम्प्रेसिव था, एक्स कोक, एक्स ओलाम इंटरनेशनल। एंड ऐसे प्रोफेशनल को कभी पहले रिक्रूटमेंट नहीं किए थे और रिक्रूटमेंट किया और बैक टू बैक उसका एक मैंडेट था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना है। एंड उसके बाद विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे अनाउंस्ड अ राइट्स इश्यू। तो इसमें क्या है कुशल कि अगर एक प्रमोटर है लिस्टेड में, प्रमोटर 2 एक्शन कर सकता है मार्केट में। एक, वो उसका स्टॉक को ले सकता है मार्केट से या तो बेच सकता है। बेचने के लिए एन नंबर ऑफ रीज़न्स हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, फिलैंथ्रोपी, सेटलमेंट अमंगस्ट ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स और प्राइवेट इक्विटी एग्जिटिंग टू गिव द मनी बैक टू इन्वेस्टर्स। कुछ भी हो सकता है। और देयर आर 2 ब्रदर्स, वन ब्रदर एंड अदर ब्रदर डोंट सी आई टू आई और वैल्यूएशंस इतना बढ़ गया कि सेकंड ब्रदर विल थिंक कि चलो, आई डोंट वांट टू सी योर फेस एवर अगेन, वो बेच के वो चला जाएगा। बट द फर्स्ट ब्रदर वाज़ द वन हू वाज़ एक्चुअली रनिंग द शो ऑल दिस व्हाइल। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस कैन बी द रीजंस व्हाई promoters आर सेलिंग। But when a promoter is buying, it can probably be only for one reason, that they are
they have capital, they have many avenues to invest that capital, and they are investing in their own company. So it is indirect show of confidence in their own company. एंड आप अपने खुद के कंपनी में आप अपना स्टेक वेरियस तरीके से बढ़ सकते हैं। ओपन मार्केट परचेज़, राइट्स इश्यू, प्रेफ़रेंशियल इश्यू, वारंट्स, कुछ भी कर सकते हैं। हेरिटेज वेंट फॉर राइट्स इश्यू एंड ये भी वो राइट्स इश्यू ऑफर डॉक्यूमेंट में एक क्लॉज़ आया था कि अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ राइट्स इश्यू हम सब्सक्राइब करेंगे। सो इट वाज़ एन ओपन थिंग सेइंग कि आप लोग अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, मेरा राइट्स इश्यू आ रहा है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो, तो मैं करता हूँ। आई विल टेक योर दैट राइट्स कंपोनेंट। सो दे इंक्रीज़ द स्टेक एंड slowly things started falling into place. They were doing a 600 crore quarterly sales. They moved to 800 crore quarterly sales. वहाँ से 1000 crore गए हैं. Now they are at 1100 crores. This is a story of a company which was doing well. Then they made a suboptimal decision of getting into retail. Therefore, the company getting punished for very many years by the market. Then they exit from that bad decision, and they start reworking their strategy again. So this is a classic case of a company going through tough times and again coming back, basically. So if you are an investor who you were stuck in that company during the peak bad time, they were into retail and stuff like that, and then you made a loss, फिर वो कंपनी के बारे में अगर डिस्कशन आता है, ऑटोमैटिकली आपका बायस जो है ये तो प्रॉब्लम है, ये कंपनी में ये इश्यूज़ है, ये वो, ये वेल्थ नहीं बना पाएँगे, मैंने नहीं बनाया। मार्केट को कभी मेमोरी नहीं होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मेमोरी होता है, ये 2 अलग चीज़ है। ओके, इफ आई वाज़ गेटिंग ओनली 20 आउट ऑफ 100 and in my science exam or whatever, suddenly I start getting 80, 90 out of 100. I will still get certificate from school, even if 1 or 2 teachers dislike me. है कि नहीं? Similarly, Right. at one point in time, if company was performing bad and you are part of that phase, and now the company has turned around, market will still reward that company. Okay, because market does not have memory. Market participants have the memory. So that was a classic case which happened in the case of Heritage. Such a powerful line. I think markets don't have memory. Market participants are the ones who have memories, especially of the bad trades which are there. इसमें डीलेवरेजिंग पे थोड़ा बात करते हैं एंड डेट रिडक्शन पे बात करते हैं। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर आपने लिखा था कि कंपनीज जो डेट रिड्यूस करती है या डीलेवरेजिंग एज जिनको मिलता है, उनका मार्केट कैप यूजुअली इंक्रीज होता है एंड आई वांटेड टू आस्क कि ये कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज में ट्रू होता है एंड डू यू प्रेफर कंपनीज दैट हैव लो डेट और दैट आर रिड्यूसिंग डेट? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? सी डेट इनहेरेंटली खराब चीज़ नहीं होता है। का अगर आपका आरओई बिज़नेस का आरओई आरओसी 20% है, अगर आपको 8-9% में डेट मिल रहा है तो लिवरेज करना ही करना है। बट व्हेन इट एक्सीड्स सर्टेन लिमिट और व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू व्हेन यू ओवर लिवरेज एंड ट्राई टू डाइजेस्ट अ कंपनी व्हिच इज़ 2 टाइम्स योर साइज़ और 1 एंड हाफ टाइम्स योर साइज़, देन वहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ आ जाता है। तो एंटरप्राइज़ वैल्यू जो बोलते हैं हम, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है व्हिच इज़ मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर कंपनी का ₹100 का मार्केट कैप है और ₹200 का डेट है, फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी अस्यूम देयर इज़ नो कैश। सो 100 प्लस 200 ₹300 इज़ द एंटरप्राइज़ वैल्यू। ओके, मैंने सिर्फ ये लिखा कि हमारे स्टडी में ये लर्निंग आया कि अ, 100 equity market cap and 200 debt. So total EV is 300. Now what happens is for some reason that 100 becomes say that 300 debt becomes say only 100. मतलब कंपनी ने 200 रुपीस पे कर चुका है डेट, ठीक है? सो दैट 200 रुपीस कम्स बैक टू मार्केट कैप। सो ईवी क्या हो जा ईवी तो सेम ही होना होना चाहिए ना, मतलब ईवी का फॉर्मूला तो सेम ही है। यू आर ट्रांसफरिंग डेट टू मार्केट कैप। सो मार्केट कैप बिकम्स 300 and market cap becomes 300, debt becomes 100,
सो ईवी शुड बी द सेम 400 थियोरेटिकली स्पीकिंग, बट वैसे होता नहीं है। जब वो डीलिवरेज करता है ना, मार्केट कैप गोes much higher. EV settles down at 500, 600, 700 also. And especially when you start using your internal accruals to deleverage in the enterprise value equation, the delta which is given for the market cap, both on the upside and the downside, is much higher. It's not still for a 1:1 ratio. If you remove 1 rupee of debt, it in a lot of small cap companies, it adds almost 1.8 rupees to your equity. Wow. In a Okay. mid cap company, it adds maybe 1.5 rupees to your equity. In a large cap company, it adds 1.2 rupees to your equity. Similar thing during the cycle turns. If you add 1 rupee to your debt, your stock can fall 30-40% also. क्यों ऐसा क्यों होता है बट? Because, to that extent, the market is repricing your valuation and, adding that risk element into it. नहीं, बट लेट्स से आपने बताया कि अगर मैंने डेट कम कर दिया तो इट कैन ऐड 1.8 टाइम्स टू द Exactly. इक्विटी व्हिच इज द मार्केट कैप। Correct. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? लाइक व्हाट्स द अंडरलाइंग रीजन फॉर दिस? Because your multiple gets re-rated and the risk element kind of comes down quite drastically, and it kind of enables you, or the market would believe that you will generate much more free cash flow which is available for distribution, etc., to shareholders, and therefore it is seen very positively. So it's not a very theoretical concept of 1 + 1 is equal to 2, and so that's why the change. तो आप बोल रहे हो मल्टीपल गेट्स री-रेटेड, सो बेसिकली Yeah. अगर डेट कम कर दिया तो आप बोल रहे हो जस्ट प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल लाइक बढ़ जाएगा। Correct. ओके, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच योर मार्केट कैप Correct. विल आल्सो इंक्रीज। Increases. हम्म। सो प्लेज में ये रिवर्स होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 कंपनीज़ ले लो, सेम इंडस्ट्री, सेम मैट्रिक्स, एवरीथिंग। एक कंपनी में प्लेज है, दूसरे कंपनी में प्लेज नहीं है। प्लेज क्या होता है? प्लेज इज़ बेसिकली आपके पास कुछ डेट है, या नहीं तो समथिंग यू हैव, सम एक्सटर्नल लायबिलिटी यू हैव, फॉर व्हिच यू हैव प्लेज्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। So one company X has a pledge, company Y doesn't have a pledge. When you have a pledge, if company Y goes up by 100%, company X goes up only by 80%. Similarly, when you have a pledge and when company Y in the market without pledge corrects by 20%, company X with pledge corrects by 30-40%. Other things remaining the same. अच्छा, ओके। ये आपने कितने कंपनीज का स्टडी किया होगा? पूरा सेक्टर जितना भी अच्छा। कंपनीज का प्लेज है, वो सब ले लो, पुट अ पेयर और 2, सी देयर प्राइस मूवमेंट, आसान से पता चलेगा आपको। एंड यू आल्सो नेवर डू सेक्टोरल बेट्स, राइट? लाइक आप बोलते हो कि सेक्टर पे बेट करना डजंट मेक सेंस, राइट? तो आप बेसिकली कंपनी पे ज़्यादा स्टडी करते एग्जैक्टली। हो। सो यू डोंट बिलीव इन लाइक कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, बट कंपनी अगर वो सेक्टर नहीं भी चला तो कंपनी चल सकता है, इज़ योर अंडरलाइंग, राइट? एग्जैक्टली। तो क्या बेसिस पे आपने क्योंकि ये ये स्टडी किया था? ये दिखा रहा है हमको कि एक सेक्टर बहुत जेनेरिकली लोग बोलते हैं कि ये इसमें मैं ओवरवेट हूँ, इसमें मैं अंडरवेट हूँ, इसमें मैं इक्वल वेट हूँ। इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली। क्या क्या कर सकता है कोई ये इन्फॉर्मेशन रख के? आई एम ओवरवेट बैंक्स, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसके 1 साल के बाद अगर वो यूनिवर्स अगर आप देखते हैं, उसमें से अगर 10 बैंक में से 4 बैंक 52 वीक हाई में होगा, 4 बैंक 52 वीक लो में होगा। तो ओवरवेट बैंक्स है तो क्या करना है अभी? So I mean, the thing is that the dynamics are, see, there are 2 types of sectors: homogeneous sector and heterogeneous sector. Homogeneous sectors are where you can put the entire companies in an Excel sheet, and you will have the same metrics. Suppose if you are talking of banks, you have the advances, deposits, net interest margin, credit cost, gross NPA, provisions, net NPA, number of branches, all those things you can put and you can easily compare like a common size thing. Even in that particular category, it is very difficult to give a sector call. Your HDFC Bank and Kotak Bank have given 0% return. SBI has given tremendous return. Mid-sized private sector banks like Karur Vysya and City Union Bank have given tremendous returns.
So when you say overweight banks, and somebody thinks that he's top, I mean, if it is HDFC Bank or Kotak Bank or all some of these banks, they would have underperformed the Nifty. And I will tell you an example of another homogeneous sector, IT. Number of employees, attrition level क्या है, revenue per employee क्या है, margins क्या है, BFSI का कितना है, कौन से geographies में कितना turnover आ रहा है, सब चीज़ आप एक एक्सेल शीट में हर प्लेयर का डाल सकते हो। बट दैट डजंट मीन Persistent का परफॉर्मेंस इज सेम एज Infosys। Persistent का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ गया है। Infosys का परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रेट। सो ओवरवेट आईटी का मतलब नहीं है। होमोजीनियस सेक्टर में बोलना फिर भी ठीक है, बट लोग जो जब हेट्रोजीनियस सेक्टर में ओवरवेट अंडरवेट बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, ओवरवेट केमिकल। बॉस, हर एक केमिकल का डिमांड सप्लाई अलग होता है। ऐसे एक केमिकल होगा जहाँ पे चाइना नेट इंपोर्टर, ऐसे एक केमिकल होगा जहाँ पे चाइना एंड यूरोप दोनों मिला के इंडिया में डंप कर रहा है। उसका सप्लाई डिमांड डायनामिक्स अलग होता है, उसका मार्जिन प्रोफाइल अलग होता है। तो ऐसे ज़माने में हाउ कैन वी टेक अ सेक्टर कॉल? इट्स इम्पॉसिबल। डिफेंस, लाइक शिपयार्ड बनाने वाले का डिमांड सप्लाई एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। If I'm making 155 mm artillery shells, my demand supply dynamic is different. If I'm a drone player, it's crazy. The lumpiness is crazy. Idea Forge, which is the largest listed drone company in India, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग ने सोचा होगा कि इसका तो बहुत बढ़िया नंबर तो आया होगा कि ये सब चीज़ें यूज़ किए थे जंग पे एंड ऑल दैट। क्वार्टर का टर्नओवर 20 करोड़ भी नहीं आया। आप पिछले 8 क्वार्टर का टर्नओवर देखो आइडिया फोर्ज का, 15 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़, ये उनका रेवेन्यू रन रेट था। कभी-कभी एबिटा लॉस भी बना रहा था। इस क्वार्टर का सिर्फ टर्नओवर 140 करोड़ एंड एबिटा मार्जिन 60%। कैसे? Because of the lumpiness, because the takeoff of the products. What he couldn't do in 7 quarters in terms of turnover, he's done more than that in 1 quarter. So I didn't get this. क्या किया exactly ये quarter में? Because see, he had an order book, Kushal. हाँ. And that order book, it was not taking off basically. So he had gotten approvals from DRDO and stuff like that. And drone का अलग-अलग use case अभी बाहर आ रहा है. It's not only used for अपना war and stuff like that. Drones का अलग-अलग conceptually use cases आ रहा है. मतलब you can track your power lines. If you want to maintain your power electricity lines, you can do that. You can track your vast coastline using your drone and so on and so forth. So on agriculture, like for example, precision spraying of pesticide. So you reduce the usage of pesticide and fertilizer. तो उसके लिए भी अभी ड्रोन दीदी स्कीम आपने पढ़ा होगा, जिस सरकार ने अभी ये बनाया। So which part of the government or the industry is going to take how much amount of drone at what point in time? You can never know that. There is a lumpiness element. So overweight defense is a very, very lazy way of saying it. It's going to serve no purpose to anyone. So that's very visible in our study which we wrote about, and that's why we said, look, you give me a sector, you tell me whether you're underweight or overweight, I'll prove you wrong. Because out of the 10 players, I can show you 3 players in 52-week low, 3 players in 52-week high, and 1 player who's done nothing. In all the sectors. मोटा-मोटा बोल रहा हूँ। आपने आई थिंक ये भी स्टडी किया था ना कि टॉप परफॉर्मिंग वर्सेस बॉटम परफॉर्मिंग स्टॉक इन दैट सेम सेक्टर, The returns were vastly different. Top performing stock would have given plus 200%. Bottom stock would have been minus 60%. दोनों एक ही सेक्टर में। सो हर मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, हर मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन स्किल डिफरेंट होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप $100 बिलियन, $200 बिलियन सॉवरेन फंड चला रहे हो, तो उसमें से आपको 5% कंट्री एलोकेशन है। चलो, कंट्री एलोकेशन में से आपको $5 बिलियन हिंदुस्तान में अगर डालना है, तो टॉप 20-30 स्टॉक्स में एक्सपोज़र ले लो या MSCI इंडेक्स को मिमिक करो, वो सब अलग बात है। मगर अब
ऑल्टरनेटिव्स चला रहे हैं, पीएमएस एएफ बैठ के कर रहे हैं। तो हर स्टॉक में डीप डाइव करके लेना पड़ता है। राइट। आपका एक सुपर इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है कि जिससे आप डिसाइड करते हो एंड पता चलता है कि लार्ज कैप्स कैसे परफॉर्म करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड एज मार्केट कैप ऑफ सेंसेक्स 30 स्टॉक्स एज अ परसेंटेज ऑफ एंटायर मार्केट। तो ये नंबर बेसिकली 40% से 50% के बीच में अगर होता है तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि लार्ज कैप सेगमेंट में क्या होगा। कैन यू एक्सप्लेन आवर ऑडियंस इन सिंपल टर्म्स कि ये रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड सेकेंडली लाइक ये रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं जब 40% से 50% गया ये रेशियो, तो क्या इसका लॉजिक है? अ, ये जो स्टडी किया था, वो एक थियोरेटिकल था, लाइक मार्केट्स जो है, इट ऑलवेज़ प्रूव्स यू रॉन्ग। तो सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का 30 कंपनीज़ है। ये 30 कंपनीज़ लार्ज कैप्स होते हैं। ये 30 कंपनीज़ का हर एक कंपनी का मार्केट कैप ऐड करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो एक नंबर आता है, ठीक है? वो न्यूमरेटर में जाता है। और बीएसई जो है, वो लिस्टेड यूनिवर्स है। बीएसई का पूरा जो बीएसई लिस्टेड कंपनी 4500 5000 कंपनी जो है, उसका एक सबका मार्केट कैप गिनने से एक नंबर आता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है। और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, you are getting a number. So, if you look at this particular case, this number has always oscillated between 40% and 50%. 40% मतलब 40% का मतलब ये है कि सिर्फ आपका 30 लार्ज स्टॉक्स जो है, उसका मार्केट कैप सिर्फ 40% ऑफ द मार्केट कैप है, ठीक है? मतलब 60% of the market cap is non-large cap. So, which means that the non-large cap stocks have had a great party. Maybe you should start looking at market cap, large cap now from an allocation point of view. ऐसे हमारा सोच था. The same ratio suddenly when it goes to 50%, मतलब top 30 companies in India are 50% of market cap. So concentration बढ़ जाता है. वो हुआ था 2018 2018 में ही हुआ था. जब हम जब यूएस में फैंग बोलते थे, इंडिया में ऋतिक स्टॉक्स बोलते हैं. एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, टी का टीसीएस, एच का एचडीएफसी लिमिटेड, आई का इन्फोसिस, के का कोटक, ये ऋतिक ओह! स्टॉक्स अच्छा, 2018 में. ओके। ओके, ओनली दीज स्टॉक्स वर परफॉर्मिंग एंड मार्केट वाज हिटिंग ऑल टाइम हाई. हुँ, बट क्लाइंट जब पोर्टफोलियो खोलता है, मार्केट और पोर्टफोलियो का कुछ मतलब रिलेशन ही नहीं होता, बिकॉज़ मार्केट्स आर हिटिंग ऑल टाइम हाई, पोर्टफोलियो वाज नॉट डूइंग इट. Concentrated rally to the हुँ, point where the top 30 stocks were 50% of the index. So maybe then you should maybe think on the lines of saying ki move away from large caps and try to start looking more and more aggressively into companies which are mid caps and small caps in nature. So this 40 and 50 was the number it was oscillating. Okay, between 2003 से लेके 2024 तक. 40 से 50 के बीच में ही था। 40 और 50, 38 जाएगा, 51 जाएगा, अच्छा, 38 ओके, 39 जाएगा, 51 जाएगा. ओके। 38 में आपको सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप काटना है, लार्ज कैप बढ़ाना है. ओके। 50 में आपको मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ाना है और लार्ज कैप कम करना है. हुँ, ऐसे ही था, बहुत सिंपल चीज. बट as we all know, markets cheat everyone. Markets is supreme. Now that ratio is at 32%. ओह! अच्छा, मतलब 68% of India is non-large caps. तो फिर इसके हिसाब से तो अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सॉरी इसमें इसके हिसाब से अभी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली. हुँ, बट वो ऐसा बाइनरी हम ऐसे कॉल नहीं ले सकते हैं. उसका भी रीजंस है, बिकॉज ऑफ आवर इंडेक्स. कैन यू एक्सप्लेन मोर? मीनिंग दैट लार्ज कैप का प्रॉक्सी क्या है? लेट अस टेक निफ्टी 50. हुँ, निफ्टी 50 जो है, आज के तारीख में करीबन 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैप है. मतलब टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैप 1,90,000. सबसे ज़्यादा बैंक्स हो गए इसमें, सॉरी. सबसे ज़्यादा वेटेज बैंक्स का होगा। हाँ, आता हूँ मैं उसमें. हुँ, और 9 लाख करोड़ इज द profit of the top 50 companies in India. And 9 lakh crores is roughly $100 billion. अच्छा प्रॉफिट इज़ 9 लाख करोड़ एंड मार्केट कैप कितना होता है? 180 lakh crores, ओके, 180, 190. So 20 ओके, times. हाँ, हुँ, So 9 lakh crores is $100 billion, which is the entire profit of Microsoft and Alphabet. हुँ, सिर्फ Microsoft 100 बिलियन बनाता है, सिर्फ Alphabet 100 बिलियन बनाता है. हमारा 50 कंपनी मिला के 100 बिलियन प्रॉफिट बना रहे हैं आज. हुँ,
So the thing is that what is happening is अभी हिंदुस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है? तो everyone's belief is it will become a developed world. At some point in time developed world हो जाएगा. जब डेवलप्ड वर्ल्ड होता है, हमारा इंडेक्स कैसे दिखेगा? उसका कुछ क्लूज़ है, उसका कुछ हिंट्स मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है? आज के तारीख में कौन-सा डेवलप्ड वर्ल्ड है? उनके इंडेक्सेस में क्या-क्या है? Then you compare our current large cap index with the index of DAX, Germany, CAC, France, FTSE, UK, S&P 500 US, whatever it is. So you can check the constituents of both these indices. So when we are moving from developing world to developed world, how will our index look like at that point in time? So if our index is going to start looking like their index at some point in time, then which are all going to be losers, which are all going to be winners? कुशल, इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में किसी भी इंडेक्स में इतना ज़्यादा वेट फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, जैसे इंडिया में है। इंडिया में 35% निफ्टी 50 का जो वेट है, वो फाइनेंशियल्स में है BFSI. या बीएफएसआई, हुँ। फाइनेंशियल्स। और वो बीएफएसआई में भी हम 2 तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं, एक होता है लेंडिंग, दूसरा नॉन लेंडिंग। Lending out of the 35%, non-lending would probably be 2 to 3%. अच्छा, तो नॉन HDFC लेंडिंग मतलब इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल HDFC फंड हो लाइफ गया। है, SBI लाइफ है, जियो हुँ। फाइनेंशियल है, ओके, ठीक है? ये तीनों मिला के आपको 3% भी वेट नहीं होगा वो। तो बैंक्स ही हो गया मतलब हाँ, मेजर। बाकी जो 32% का जो वेट है, वो पूरा लेंडिंग फाइनेंशियल्स, बैंक्स एंड बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसी। हुँ। So when you compare this with developed market, it is not the same. कितना है डेवलप्ड मार्केट? डेवलप्ड मार्केट आप जर्मनी ले लो, जर्मनी में there are only 3 companies in financials, that's it. Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Exchange. तीनों में से सिर्फ एक ही लेंडिंग कंपनी है, व्हिच इज़ डॉयचे बैंक। नहीं, बट ये परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज होगा शायद 5-6%। और सबसे बड़ा सेक्टर का परसेंटेज कितना होगा जर्मनी के इंडेक्स सी पे? एक चीज़ है जो यूनिफ़ॉर्मली मैंने देखा है कि हर डेवलप्ड वर्ल्ड में फाइनेंशियल्स का वेट कम हुआ है ओके। और किसी और का वेट बढ़ा है। हुँ। मतलब जर्मनी में इंडस्ट्रियल्स का बढ़ा है, यूएस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ा है। कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है वेयर फाइनेंशियल्स कम हुआ है, कुछ और सेक्टर ज़्यादा। अगर आप इतना सारा मेक इन इंडिया बोल रहे हो, चाइना प्लस वन बोल रहे हो, आत्मनिर्भर बोल रहे हो, विकसित भारत बोल रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी शेल्फ स्पेस बनाना है ना हमारे इंडेक्स में। इंडेक्स में तो शेल्फ स्पेस बहुत लिमिटेड है, 50 स्टॉक। केमिकल्स ने इतना सारा वेल्थ क्रिएट किया है इंडिया में, एक केमिकल स्टॉक नहीं है निफ्टी 50। यूपीएल था और वो भी अभी निकल गया। सो the thing is that 35% of your weight is in financials, which is not the case in developed world. In my humble opinion, I reserve the right to be wrong. One of the reasons why HDFC, Kotak's of the world have not performed is because of this. एक चीज है कुशल, जब आप ब्रांडेड बिजनेस करते हो, आप अगर जूते बेचते हो इंडिया में, आपको ना 50, 60, 70 पी मिलता है। वही जूते यूएस में 15 पी में मिलता है। आप बोल सकते हो ब्रांडेड है, 1.4 बिलियन पेयर्स ऑफ फुटवेयर बेच सकता हूँ मैं, उतना मेरा टैम है, हर एक ओकेशन के लिए एक जूता मैं बेच सकता हूँ, व्हिच इज़ आल्सो इन अ वे ट्रू। मतलब व्हेन आई वाज़ यंग आई हैड 1 स्लीपर एंड 1 शू, नाउ पीपल हैव 1 फॉर ईच ओकेशन, है कि नहीं? So whether it is right or wrong, we justify saying that this 60, 70p Metro brand is some 90p, Crocs in US is around 15p multiple. So this is what is happening in the case of brands. Okay. But when a sector is a commodity, it doesn't make a difference whether you make steel in Orissa or whether you make steel in Europe. The valuation differential is not much between a developing market commodity stock and a developed market commodity stock. You understand? So possibly आपको POSCO
1 टाइम प्राइस टू बुक में मिलेगा, टाटा स्टील 2 टाइम्स प्राइस टू बुक में मिलेगा. That's it. It's not a magnitude of difference like a branded company. Now, why I am saying this is coming back to banks. When it gets established that banking, the lending business is a commodity, okay, then your valuations will start getting closer to how a commodity is in the developed market. Your comparable then becomes a JP Morgan or Wells Fargo or क्या बोलते हैं वो, Citi or all these type of banks. So when they are at 0.8 times, 0.9 times, people will say that their JP Morgan is having investment banking revenue volatile hai. All that is fine. But when they are at 0.8, 0.9, 1 time price to book, and when you are at 3.5, 4 times price to book, ये तो होना ही था और ये हो गया. और आपका बिगेस्ट बड़ा जो एडवांटेज वो कासा था, वो अभी कम हो चुका है. So all this put together, it's now an established fact that lending has become a commodity. So for this commodity to sustain these kind of valuations is getting difficult, which is वही रिफ्लेक्ट हुआ है मार्केट में. और दूसरा चीज ये है कि 2010 में मैंने ये जो एक्सरसाइज किया, एंटायर जो लेंडिंग का जो यूनिवर्स करीबन 80 या 90 स्टॉक्स थे उसमें. बैंक्स थे, एनबीएफसीज थे, और नॉट लेंडिंग यूनिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल यूनिवर्स. बैंक्स थे, गोल्ड लोन कंपनीज थे, एनबीएफसीज थे. ओके, नाउ इवन इन 2010 अगर मुझे एसेट मैनेजमेंट पसंद है या वेल्थ मैनेजमेंट पसंद है, ब्रोकिंग पसंद है, आई कुडंट हैव हैड एनी यूनिवर्स टू प्ले. I should have still bought a bank to indirectly get exposure to a mutual fund. You understand? But now in the last 10 years, we have seen an explosion of listings. There are about 6 to 7 asset management companies, 6 to 7 wealth management companies, low cost broking, high cost broking, non-life insurance, life insurance, registrar, stock exchange. So many non-lending options have opened up. So I don't necessarily need to play financial via lending only. I can still play financials via non-lending. And that non-lending representation in the index today is abysmal. I feel that lending will give away a lot of weight to non-lending. जैसे अभी इंडसइंड बैंक हटा दिया निफ्टी 50 से, और जियो फाइनेंशियल अंदर आ गया अभी. So this trend will keep on increasing to the point where the lending weight starts coming down. So 35% of the Nifty has this issue. Then we have another 10% of weight in consumer, जिसका जो स्टार्टिंग वैल्यूएशंस अभी भी बहुत बड़ा है. मतलब 50 टाइम्स में यू हैव यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट, व्हाट एल्स, टाइटन, नेस्ले. So all these guys are having the same D2C issues that I spoke about earlier. So that is 10% of the weight, which is having a unattractive starting valuation. So 35 plus 10, 45% of Nifty has this problem. Then you have another 10% in IT. So we all very well know what is happening on the IT side, especially with GCCs and everything. So that is 55% of the index. Then in autos, you have another 7% weight. So the thing with autos is what happens when the protection directly or indirectly goes away. So now you are having the leaders, but there are very many unlisted players who have captured, I won't say significant, but they are slowly becoming like Trojans, like a MG Hector or a Kia or a BYD. Okay. So their monthly volumes may be abysmal or laughable now. Okay, they might be selling 1,000 to 1,500 cars as against Maruti's 1,60,000 cars. But given 3 years time frame, what can happen? We don't have. So around 65% of Nifty has these type of issues. And the rest, heavy lifting has to be done by oil and gas, pharma, metals, etc. So which is why I feel that the large cap weight has come down to the extent of around 32%. And all the newer listings are happening in the mid cap and small cap side, and therefore there's more interest over there.
Hmm. Very insightful and very interesting. तो would you say or would you agree with this fact कि निफ्टी 50 में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द फ्लॉज इन द इंडेक्स? करेक्ट, बिकॉज़ ऐसा एक लेज़ी एडवाइस मैं देख रहा हूँ कि शिफ्ट टू लार्ज कैप्स। या हमारा लार्ज कैप्स जो है वो नैस्डैक जैसा नहीं है। नैस्डैक का पैट ग्रोथ इज़ 20 to 23%. Our PAT growth is in single digits. So shifting to large caps is not going to do anything to you. These Hmm. companies are uh, neither disrupting nor are they nor do they have the abilities to defend themselves against disruption. So मुझे अगर कुछ अलग तरीके से पावर खेलना है या पावर सेक्टर या सेमीकंडक्टर समथिंग, ये सारे के सारे जो यूनिवर्स है टॉप 100 स्टॉक्स के बाहर ही है। So when people say कि we are underweight mid caps, we feel it's prudent to go to large caps, maybe for a short period of time it might work. जैसे हमने देखा है पिछले जो 8-9 महीने में we saw that large cap का गिरावट कम था कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट पिछले डेढ़ महीने से देखा होगा कि जो वायलेंटली जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिवाइवल हुआ है, वी हैव सीन दैट एज़ वेल। सो uh, that asset allocation one has to be prudent and not blindly go towards large caps. Very interesting. Last thing, I think very interesting article again that you had written. I think you'd studied some affidavits of 7,000 plus politicians and उस पर से आपने ये study निकाला था कि only 1% of their wealth is in stocks or mutual funds. 99% is in land, real estate or other asset classes. This same number for US politicians, US Congress में more than 50% of the politicians, sorry, more than 50% of the wealth of the politicians was in stocks or mutual funds, basically financial assets. तो क्या आपने ऑब्जर्व किया इंडियन पॉलिटिशियंस का? हाउ डू इंडियन पॉलिटिशियंस इन्वेस्ट मनी एंड हाउ इज इट एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? सो एक 4 स्टेट में अभी रिसेंटली चुनाव हुआ था। केरला, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा और पुदुचेरी। तो ऑलमोस्ट 7500 कैंडिडेट्स का वो myNeta.org में आपको उनका वेल्थ का डिक्लेरेशन एफिडेविट सब मिलता है। तो हमारा एनालिस्ट क्रिश और रौनक ने उसको अ, हर एक कैंडिडेट का अ, निकाला था और ये एक शॉकिंगली एक चीज़ पता चला कि इन सब वेल्थ को एग्रीगेट करने से 8000 7500 कैंडिडेट्स के पास करीबन 29000 करोड़ के आसपास वेल्थ था। वो 29000 करोड़ में से सिर्फ 1% ऑफ जो वेल्थ वो एनीथिंग टू डू विथ म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी सारे के सारे जो वेल्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज़ रियल एस्टेट and fixed deposits on the movable side and jewelry. So, uh, the tremendous amount of work done by Amphi in terms of promoting mutual fund Sahi hai and stuff like that has fallen on deaf ears for our netas. Fortunately or unfortunately, I don't know that, but this is the reality. Out of 7,500 candidates, hardly two candidates had PMS in Kerala. And one or two candidates had a very, very small exposure to US equity and almost 290 crores worth of mutual funds and equities and stuff like that. So, this is worrying because our netas still don't know that the power of compounding white money. So, once they learn that, in my humble opinion, वो पब्लिक लाइफ में ज़्यादा उनका दिमाग इस्तेमाल करेगा। मतलब टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया rather than enriching themselves. Okay. So वो as an ecosystem, it is our responsibility to take this message and say कि बॉस आप पब्लिक लाइफ में ये कर रहे हो और आपका एसेट एलोकेशन इतना घटिया है और कंपाउंडिंग का ये चीज़ है, आपको ये भी करना चाहिए। Maybe the ecosystem doesn't approach them for various reasons or they are not responding. We don't know the answers yet. But the fact is, unlike US, where I had written about Nancy Pelosi and Ted Cruz and
one Democrat and one Republican, to be fair. Tremendous amount of wealth is in equities, ETFs, etc., which is nothing in the case of our politicians. This has to get corrected. When they have peace of mind that their wealth is compounding, and this is the way that their wealth is compounding, then they will start thinking about serving people. How will this help the Indian financial ecosystem if politicians start Because investing their money? it's a underserved category. Hmm. Okay, certain markets are extremely overbrokered. I feel that people are uh, some 10-15 people are fighting for the same check by the same client. But there is a category which is underserved, which is our own politicians. So it is our responsibility to educate them and tell them about the power of equities, mutual funds, and various other instruments. Wow, very interesting. And US में आपने बताया कि 50% से ज़्यादा है. हाँ. Any idea on other countries कितना होगा? Not much, because we have not done a deep dive on that. But in developed nations, it's significantly more than the 1% that India has, without a shadow of doubt. Got it. Insightful. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Last question, which is a tricky one I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Noda and if you were interviewing Mr. Balaji Vaidyanath, what is one question you'd like to ask him towards the end? Sorry, can you please repeat that? So if you were in my shoes and if you're interviewing yourself, what is one question you'd like to ask yourself? When will you start exercising more? When will you start exercising more? From tomorrow. That's a lovely answer. Have you stopped exercising? No, I'm not. I would prefer to have a better intensity. But I mean, you look very fit only. I'm sure. I mean, you must be exercising daily, right? Yeah, I do. I play some tennis and want to achieve greater goals. क्या पढ़ते हो आप डेली या क्या कंज्यूम करते हो on a regular basis? I read all the 4 newspapers Every day? cover to cover, every day. Cover to cover as in पूरा? पूरा आर्टिकल सब पूरा पढ़ता हूँ. कौन से पेपर्स है? मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन और ईटी. हर एक न्यूज़पेपर में अलग-अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होता है. तो पूरे सब आर्टिकल्स पढ़ते हो आप सारे पेपर्स के? Either I'll skim through it or I will read it if it is of interest to me. कितना टाइम लगता है चारों पेपर्स खत्म करने में? 2 घंटा easily लग जाता है. Every day? Every day. What time do you do this? There is no specific time. I might end the last paper during midnight also. So it depends on my schedule and my day. Apart from newspapers, what do you consume? A certain long form. It's unfortunately I would like to read more fiction, but it's mostly non-fiction. I like a lot of biographies. I like to read a lot of contrarian things for some reason. Like, for example, people talk a lot about climate change and all that. So I read books on why climate change is not as dangerous as what people make out to be. It's not an unsolvable problem. So people say that beef is very harmful for the environment and planet. So I read stuff on why it is the other way around. So got it. Who are the top 3 or 4 Twitter handles you follow and learn from them? Oh, that's a tough question. Last I checked, I'm following almost 1,000 people. When you say top 3, it's I follow various people for various things. Professor Sanjay Bakshi is someone who I follow. I follow his writings. Some of my friends in the industry, Ashwini, Jatin, Shambhai, they all tweet very many things. Some of the people who I look up to as a mentor, they're not even on Twitter, like my ex-boss Anup Bhaskar. So it's a kind of a mix, I would say. Any last advice for all the young investors who are watching this? Stop watching reels. do a lot of long form reading and watching. Yeah. Awesome. Thank you so much once again. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Wish you all the best and keep up the amazing work. Looking forward to your articles and thank you so much for teaching us so many things through your articles and even through this podcast. All the best. Thank you so much for having me, Kushal.
थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.